ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बुक बाउंड नोवेल स्टोरी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो कृपया इसे मात्र एक संयोग ही समझें। महत्वपूर्ण सूचना: इस कहानी में 18 जोड़ सामग्री वयस्क विषय वस्तु शामिल हो सकती है, जो केवल प्रौढ़ दर्शकों 18 वर्ष और उससे ऊपर के लिए उपयुक्त है। कृपया इसे अपनी उम्र और मानसिकता को ध्यान में रखते हुए ही देखें। बुक बाउंड नॉवल स्टोरी पर प्रस्तुत सभी कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 11। सीधी बात। राजेश बस बातें करता रहा, ज्यादातर अफवाहों और स्कूल में चल रही चीज़ों के बारे में। मैं केवल आधा सुन रहा था क्योंकि मुझे सच में ज्यादा परवाह नहीं थी कि कौन किसे डेट कर रहा था। मैं बस चाहता था कि वह मुझे अकेला छोड़ दे ताकि मैं शांति से अपनी कुकीज़ खा सकूं। मैंने सोचा, यार, इस लड़के को सच में गपशप करना बहुत पसंद था। वह अभी भी किसी चीज़ के बारे में बोल रहा था जब मैंने गलती से कक्षा के दरवाजे की ओर देखा। मैंने निया को चलते हुए देखा। मेरा पहला विचार था कि शायद वह बस कक्षा में कहीं और जा रही थी, बस मेरी डेस्क के पास से गुजर रही थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि वह ठीक मेरी तरफ देख रही थी और सीधे उस जगह आ रही थी जहां राजेश और मैं बैठे थे। मेरा पेट गुड़गुड़ाया। मैंने सोचा, ओह नरक, अब क्या? मैं सच में नहीं चाहता था कि उस सुबह रोहित के साथ हुई चीज़ और उल्टी के बाद और ज़्यादा ध्यान मिले। वह मेरी डेस्क के ठीक पास रुकी और राजेश आखिरकार चुप हो गया। नमस्ते आर्यन, उसने मुझे एक छोटी सी मुस्कान देते हुए कहा। फिर उसने राजेश की ओर देखा। नमस्ते राजेश, क्या तुम माइंड करोगे अगर मैं आर्यन से बस 1 मिनट के लिए अकेले में बात करूं? राजेश पूरी तरह से हक्का बक्का लग रहा था, जैसे उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह उससे बिल्कुल भी बात करेगी। ओह ओह हाँ ज़रूर निया, उसने बहुत तेज़ी से उठते हुए हकलाया। कोई समस्या नहीं है, मैं बस उधर जाता हूँ। फिर मिलते हैं आर्यन। वह तेज़ी से डेस्क से दूर जाने की कोशिश में लगभग अपने पैरों पर गिर पड़ा। मैंने उसे 1 सेकंड के लिए जाते हुए देखा। वह ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे वह कोई रानी हो। जब वह चला गया तो मैंने वापस निया की ओर देखा और फिर मैंने जल्दी से कक्षा के चारों ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में हर एक व्यक्ति फिर से हमें घूर रहा था। फुसफुसाहटें बंद हो गईं और चुप्पी छा गई। मुझे इससे नफरत थी क्योंकि उन सभी आंखों का मुझ पर होना बहुत असहज महसूस हुआ। यही तो मुझे नहीं चाहिए था। मैंने सोचा, मैं बस सब कुछ के बाद अकेला रहना चाहता था। क्या मैं बैठ सकती हूँ? उसने पूछा, उस कुर्सी की ओर इशारा करते हुए जिसका इस्तेमाल राजेश अभी कर रहा था। हाँ ज़रूर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैंने उसे बताया। उसने कुर्सी को थोड़ा और पास खींचा और बैठ गई, फिर से मुझे उस चिंतित नज़र से देख रही थी। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? उसने पूछा। मेरा मतलब है, आज सुबह कक्षा में जो हुआ, उसके बाद तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मैंने अपनी आवाज़ को सामान्य रखने की कोशिश करते हुए कहा। उसके वहाँ बैठे होने और हर किसी के देखने से मुझे सच में अजीब लग रहा था। लेकिन तभी मुझे पहले वाली सिस्टम विंडो याद आई। ठीक है, हम बात कर रहे थे, मैंने सोचा। मिशन अब हो रहा था, मुझे लगता है। कम से कम बात करने का मतलब था कि मुझे उस उल्टी वाले दंड से फिर से नहीं निपटना पड़ेगा क्योंकि वह सबसे बुरा था। फिर भी उन सभी लोगों का घूरना मुझे पूरी तरह से गायब हो जाना चाहता था। वह बात करने में अच्छी लग रही थी, आसान सवाल पूछ रही थी, लेकिन मैंने बस छोटे जवाब दिए। हालांकि मेरे पास कुछ था जो मैं पूछना चाहता था और कुछ उसे देने के लिए। मैं अपने बैग में नीचे पहुंचा जो मेरे पैरों के पास रखा था। सुनो, क्या तुमने आज सुबह मेरी डेस्क साफ की थी? मैंने उससे पूछा, मेरे नर्स के कार्यालय जाने के बाद। वह थोड़ी हैरान लगी कि मैंने पूछा। ओह हाँ, मैंने किया, उसने कहा। तुम्हारे जाने के बाद मैं उसे वैसे ही नहीं छोड़ सकती थी। मुझे उम्मीद है कि खुशबू ठीक थी। उद्धरण चिन्ह। हाँ, वह ठीक थी, धन्यवाद, मैंने कहा। मैंने वह कंटेनर निकाला जो मैंने उस सुबह पैक किया था। ये बस एक साधारण सैंडविच था जिसे मैंने बनाया था, कुछ भी खास नहीं क्योंकि मैं सच में खाना नहीं बना सकता था। मुझे उम्मीद है कि यह बहुत बुरा नहीं है, मैंने सोचा। और
ओह, ये तुम्हारे लिए है। मैंने कंटेनर उसकी ओर बढ़ाया। ये बस धन्यवाद कहने के लिए है, मैंने जल्दी से समझाया। तुमने मुझे अस्पताल में जो खाना खिलाया और डेस्क के लिए और सब कुछ के लिए। उसने मुझसे कंटेनर ले लिया। ओह, वाह, आर्यन, उसने कहा। तुम्हें सच में मेरे लिए ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। हालांकि वह इसके बारे में सच में खुश लग रही थी। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया, जैसे वह बस थोड़ा सा शर्मा रही थी, और उसके चेहरे पर यह बड़ी मुस्कान थी। मुझे अजीब लगा जब मैंने उसे इस तरह प्रतिक्रिया करते हुए देखा, क्योंकि मैंने उसे बस एक सैंडविच दिया था। आर्यन, मैं कहना चाहती थी, उसने शुरू किया। लेकिन मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। मैं जानता था कि मुझे इसे वहीं रोकना था। मैंने रोहित के बारे में सोचा और राजेश की गपशप और सभी लोगों को घूरते हुए और कैसे उसका एक प्रेमी था। नहीं, मुझे इसे अभी रोकना था, मैंने सोचा। ये सब बहुत ज्यादा जटिल और अजीब हो रहा था। देखो, निया, मैंने कहा। मेरी आवाज़ बहुत सीधी निकली। मेरा लहजा सुनते ही उसकी मुस्कान पूरी तरह से गायब हो गई। वह सदमे में लग रही थी। क्या हुआ? उसने पूछा। क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, मैंने कहा। ये बस मुझे लगता है कि तुम्हें शायद अब मुझसे बात करना बंद कर देना चाहिए। उसने बस मुझे घूरा, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने अभी अभी क्या कहा था। मुझे पता है कि तुम्हें दुर्घटना के बारे में बुरा लगता होगा, मैंने जारी रखा, क्योंकि मैं स्पष्ट होना चाहता था। तुम दोषी महसूस करती हो, जैसे ये तुम्हारी गलती थी कि मुझे चोट लगी। लेकिन ये तुम्हारी गलती बिल्कुल नहीं थी। तुम्हें अब मुझ पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मेरे लिए खाना लाने या मेरी डेस्क साफ करने या ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस इसलिए मेरा दोस्त होने का ढोंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें जो हुआ उसके बारे में बुरा लगता है। मैं अब ठीक हूँ, सच में, इसलिए तुम बस रुक सकती हो। ये ठीक है, तुम पर मेरा कोई एहसान नहीं है। ये सब जोर से कहना अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा ये सब के लिए बेहतर था। ये बेहतर था कि इसे अभी ख़त्म कर दिया जाए, इससे पहले कि यह और ज़्यादा अजीब हो जाए, या इससे पहले कि मुझे फिर से चोट लगे, जैसा हमेशा होता था। निया की नज़र से उसके शब्द मुझे कहीं से भी लगे। मैंने बस उसे घूरा और मुझे वापस कहने के लिए कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उसने मुझसे बात करना बंद करने के लिए कहा कि मुझे ढोंग करने की ज़रूरत नहीं थी। वह शायद सही था, मुझे लगता है। मैंने सोचा, मेरे सीने में यह अजीब दर्द महसूस हो रहा था। मुझे पहले सच में बहुत दोषी महसूस हुआ था। यही सच में कारण था कि मैं इतने लंबे समय तक अस्पताल में रुकी रही, क्योंकि मुझे लगा कि यह सब मेरी गलती थी। मुझे लगा कि उसे बचाने के लिए मैं उस पर सब कुछ एहसानमंद थी। लेकिन फिर मैंने अस्पताल में उससे बात करने के बारे में सोचा, और यह कितना आसान महसूस हुआ था। ये सिर्फ अपराधबोध नहीं था, हालांकि मैंने सोचा यह अलग महसूस हुआ। वह मेरे साथ रोहित या राज या किसी भी अन्य लड़कों जैसा व्यवहार नहीं करता था। उसने बस मुझसे एक सामान्य व्यक्ति की तरह बात की। उसे यह कहते हुए सुनना कि मुझे उससे बात करना बंद कर देना चाहिए, और यह कि मैं बस उसकी दोस्त होने का ढोंग कर रही थी क्योंकि मुझे दोषी महसूस हुआ, इससे मुझे सच में दुख हुआ। मुझे सच में समझ नहीं आया कि इससे इतना दुख क्यों हुआ, लेकिन यह निश्चित रूप से हुआ। मैंने बस उसे देखा, वहाँ बैठा हुआ। मुझे नहीं पता था कि मुझे इसके लिए क्या कहना चाहिए था। मुझे इतना दुख क्यों हो रहा था कि वह चाहता था कि मैं अब उसे अकेला छोड़ दूँ। अध्याय 12। स्कूल के बाद। वह सब कहने के बाद वह बस एक सेकंड के लिए वहाँ बैठी रही। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया। सैंडविच से जो थोड़ी सी खुशी उसके चेहरे पर थी, वह चली गई। वह ऐसे लग रही थी जैसे मैंने उसे अभी अभी कोई बुरी खबर सुनाई हो। क्या मैं बहुत कठोर था? मैंने सोचा, शायद मुझे इसे किसी और तरीके से कहना चाहिए था। उसने अपना मुंह खोला जैसे वह मुझसे बहस करने वाली थी, लेकिन फिर वह रुक गई। उसने कक्षा के चारों ओर जल्दी से देखा, और मैं बता सकता था कि उसे याद आया कि हर कोई हमें देख रहा था। शायद वह पूरी कक्षा के सामने एक बड़ी भावनात्मक बातचीत नहीं करना चाहती थी। मैं उसे दोष नहीं देता। वह थोड़ा और करीब झुकी, और जब उसने बात की तो उसकी आवाज़ धीमी थी। आर्यन, क्या हम कृपया इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं? उसने पूछा। स्कूल के बाद हमें यहाँ बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बस अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने सोचा। मैंने अभी अभी अपना फैसला किया है।
अगर हम बाद में बात करते हैं तो चीज़ें और मुश्किल हो जाएंगी। बात करने के लिए कुछ नहीं है, मैंने उसे बताया, अपनी आवाज़ को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। मैंने पहले ही सब कुछ कह दिया है। बेहतर होगा अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ दें। तब उसके चेहरे का भाव और भी बुरा हो गया। वह सच में आहत लग रही थी और मुझे एक सच्चा बेवकूफ़ जैसा महसूस हुआ। कृपया, उसने कहा, और उसकी आवाज़ अब थोड़ी कांप रही थी। बस मुझे 5 मिनट दो। मुझे बस तुम्हें कुछ कहना है। कृपया। धिक्कार है, मैंने सोचा। मैंने उसे देखा और मैं जानता था कि मैं फिर से मना नहीं कर सकता। मैंने पहले कभी किसी को मुझे इस तरह देखते हुए नहीं देखा था, जैसे मैंने जो किया वह उनके लिए सच में मायने रखता हो। उसे इतना दुखी करना बहुत बुरा लगा और मुझे इसका कारण होना नफरत थी। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी जो मुझे महसूस नहीं हुआ था कि मैं पकड़े हुए था। ठीक है, मैंने बुदबुदाया, उसकी ओर नहीं देखते हुए। ठीक है। स्कूल के बाद मैंने देखा कि उसके कंधे आराम से हुए, जैसे उसने भी अपनी सांस रोक रखी थी। धन्यवाद, उसने कहा और उसने एक छोटी सी मुस्कान मैनेज की। वह कुर्सी से खड़ी हो गई, अभी भी मेरे द्वारा बनाए गए सैंडविच वाला कंटेनर पकड़े हुए थी। और इसके लिए धन्यवाद, सच में। वह मुड़ी और अपनी डेस्क पर वापस चली गई। मुझे एक पूर्ण पाखंडी जैसा महसूस हुआ। मैंने अभी अभी 5 मिनट उसे अकेला छोड़ने के लिए कहा और फिर मैंने उससे बाद में मिलने के लिए सहमति व्यक्त की। पूरी कक्षा अभी भी मेरी ओर देख रही थी और मैंने उनकी आंखें अपनी पीठ पर महसूस कीं। मैं बस गायब होना चाहता था। जैसे ही वह अपनी सीट पर बैठी, मुझे अपने सीने में यह अचानक तेज दर्द महसूस हुआ। यह मेरी पसलियां नहीं थीं, मुझे पता था कि वह कैसा महसूस होता है। यह एक गहरा, दर्द देने वाला दर्द था जिसने एक सेकंड के लिए सांस लेना मुश्किल कर दिया। मैंने सहजता से अपना हाथ अपने दिल पर रखा। यह क्या था? मैंने सोचा। मुझे नहीं पता था कि यह सिस्टम कुछ अजीब कर रहा था या अगर यह बस मैं था। मैं बस इतना जानता था कि मुझे लगा कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैंने अभी अभी सब कुछ और ज़्यादा जटिल बना दिया था। मेरे सीने में वह अजीब दर्द आखिरकार थोड़ा कम हो गया, लेकिन मुझे अभी भी बुरा लग रहा था। मैंने अभी अभी निया के साथ चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की थी और मैं बस उससे बाद में मिलने के लिए सहमत हो पाया। इसका कोई मतलब नहीं था। मैंने कक्षा के दरवाजे की ओर देखा और मेरा पेट बस गुड़गुड़ाया। ठीक वहीं दालान में खड़े, दरवाजे में छोटी खिड़की से अंदर देखते हुए, राज और रोहित थे। ओह यार, मैंने सोचा। वे कितनी देर से वहां खड़े थे। रोहित के चेहरे पर पहले वाली ही नाराज़गी भरी नज़र थी, लेकिन राज बस घूर रहा था। पहले उसने निया को उसकी डेस्क पर बैठे हुए देखा, फिर उसकी आंखें मेरी ओर बढ़ीं। वह नाराज़ नहीं लग रहा था, ठीक ठीक। उसका चेहरा बस खाली था और किसी तरह वह ज़्यादा बुरा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे आंक रहा हो। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ। जिस एक बार एक लोकप्रिय लड़की ने मुझसे बात की, उसके प्रेमी और कक्षा के बुरे लड़के को ये सब देखना पड़ा। ये ठीक उसी तरह का ड्रामा था जिससे मैं अपनी पूरी जिंदगी बचने की कोशिश कर रहा था। वे ज़्यादा देर तक नहीं रुके। कुछ सेकंड तक उनके घूरने के बाद वे मुड़े और दालान में दूर चले गए, मेरी नज़र से बाहर। मैंने एक सांस छोड़ी, लेकिन मुझे राहत महसूस नहीं हुई। मुझे बस और ज़्यादा चिंता महसूस हुई। बहुत बढ़िया, मैंने सोचा। अब राज को शायद लगता है कि कुछ चल रहा है। यह एक गड़बड़ी होने वाली है। उसके बाद स्कूल का बाकी दिन एक अजीब धुंध में गुजर गया। मैं किसी भी पाठ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। शिक्षक बात कर रहे थे, लेकिन शब्द बस एक कान से अंदर गए और दूसरे कान से बाहर निकल गए। मैं ब्रेक से हुई बातचीत को अपने सिर में फिर से चलाता रहा। निया के साथ मेरी बात, रोहित का ड्रामा शुरू करना, राजेश और उसकी गपशप, और अब राज का हमें देखना। मैं बस घर जाना चाहता था और भूल जाना चाहता था कि यह सब कभी हुआ था। लेकिन मैं नहीं कर सकता था। मैंने निया से बात करने का वादा किया था। इससे पहले कि मैं जानता, आखिरी घंटी बज रही थी। आवाज़ से मैं उछल पड़ा। हर कोई अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया, जाने की तैयारी करते हुए बात कर रहा था और हंस रहा था। मैं बस 1 मिनट के लिए वहां बैठा रहा, अपने दिल की धड़कन महसूस करते हुए। मेरी पाठ्यपुस्तक को धीरे धीरे अपने बैग में रखते समय मेरे हाथ थोड़ कांप रहे थे। ठीक है, तुम ये कर सकते हो, मैंने खुद से कहा। बस सुनो कि उसे क्या कहना है और फिर यह खत्म हो जाएगा। इस बार सच में।
मैंने कुछ गहरी सांसें लीं, खुद को नियंत्रण में लाने की कोशिश करते हुए। मैं बहुत घबराया हुआ महसूस कर रहा था। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि वह मुझसे क्या कहना चाहती थी, और मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि मुझे वापस क्या कहना चाहिए था। मैंने अपनी बैसाखियां पकड़ी और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। हर हरकत पर मेरी पसलियां शिकायत कर रही थीं। कक्षा अब लगभग खाली थी। मैंने निया को दरवाजे के पास इंतज़ार करते हुए देखा, मेरी ओर देखते हुए। जाने का समय हो गया था। अध्या, यह तेरह, तुम बेवकूफ़ हो। मैं आखिरकार कक्षा के दरवाजे तक पहुंचा और निया ठीक वहीं खड़ी थी जैसा उसने कहा था। मैं अंतिम कुछ कदम लंगड़ा कर चला और जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, मैंने राज को हमारी ओर दालान में चलते हुए देखा। धिक्कार है, मैंने सोचा। ठीक इसी समय आने के लिए सभी लोगों में से यही क्यों? वह निया के ठीक सामने रुक गया, मुझे पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए जैसे मैं वहां था ही नहीं। नमस्ते, उसने उससे कहा। क्या तुम आज हमारे साथ पार्टी में आ रही हो? उद्धरण चिन्ह, मैं बस आ रही हूँ, उसने कहा। मुझे बस पहले आर्यन से 1 मिनट बात करनी है। राज ने आखिरकार तब मेरी ओर देखा। अस्पताल में मिला अच्छा, शांत लड़का गायब हो चुका था। उसने बस मुझे ये ठंडी नज़र दी और मैं ठीक ठीक जानता था कि वह क्या सोच रहा था। उसने सोचा कि मैं उसकी प्रेमिका के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 सेकंड के बाद उसने वापस निया की ओर देखा, कंधे उचकाए और बिना कुछ और कहे चला गया। बहुत बढ़िया, मैंने सोचा। ये तो बस शानदार है। उसे देखकर और वह नज़र पाने से मुझे और ज़्यादा जाने का मन हुआ। मेरे लिए आज के लिए काफ़ी ड्रामा था। मुझे उसकी प्रेमिका को लेकर किसी लोकप्रिय लड़के के साथ झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं निया को बताने वाला था कि मैंने अपना मन बदल लिया है जब उसने अपना कंधा मेरे कंधे से टकराया, लेकिन बुरे तरीके से नहीं। ऐसा लगा जैसे वह मुझे हल्का करने की कोशिश कर रही थी या कुछ और। चलो, उसने कहा, और फिर वह बस दालान में चलने लगी। मेरे पास सच में कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे गया। हम छात्रों के मुख्य समूह से दूर चले गए जब तक कि दालान लगभग खाली नहीं हो गया। वह पूरे समय शांत थी और मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि क्या उम्मीद करूं। आखिरकार वह रुकी और मेरी ओर मुड़ी। क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? उसने पूछा, सीधे मुद्दे पर आते हुए। मैं थोड़ा हैरान था कि वह कितनी सीधी थी। क्या? नहीं, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। तो तुमने मुझसे बात करना बंद करने के लिए क्यों कहा? उसने पूछा। और इसे मीठा मत बनाओ। बस मुझे असली कारण बताओ। मैंने उसकी ओर देखा और मैंने सोचा कि बस कोई बहाना बना दूं। लेकिन क्या फ़ायदा था? मैं इन सब बकवास से थक गया था। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे बारे में अफवाहें फैलें, मैंने कहा। ये सच था। वह बस 1 सेकंड के लिए मुझे घूरने लगी और फिर वह हंसने लगी। ये बुरी हंसी नहीं थी, लेकिन वह निश्चित रूप से मुझ पर हंस रही थी। अफवाहें? उसने पूछा, जैसे ये सबसे बेवकूफ़ी भरी चीज़ थी जो उसने कभी सुनी थी। तुम सच में कुछ बेवकूफ़ी भरी हाई स्कूल की अफवाहों के बारे में चिंतित हो? उद्धरण चिन्ह, मुझे ये बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लगा। हाँ, मैं हूँ, मैंने कहा और मेरी आवाज़ गंभीर थी। क्या तुम्हें इसका आनंद मिलता है? क्या तुम्हें पसंद है कि लोग तुम्हारे बारे में इस तरह बात करें? उसकी हंसी तुरंत रुक गई। वह पूरी तरह से शांत हो गई और बस मेरी ओर देखने लगी। मेरा मतलब है, लोग पहले से ही बातें कह रहे हैं, मैंने जारी रखा, क्योंकि मुझे लगा कि मैं ये सब कह दूं। उस लड़के राजेश ने मुझे बताया कि हर कोई सोचता है कि तुम पहले से ही किसी और लड़के को ढूंढ रही हो। वे कहते हैं कि तुम जल्दी आगे बढ़ जाती हो। मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे बारे में फुसफुसाएं या रोहित और राज जैसे लड़के तुम्हारी वजह से मुझ पर नाराज़ हों। मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ। जब मैंने ये सब कहा तो मैंने उसकी अभिव्यक्ति को बदलते हुए देखा। वह बस वहाँ खड़ी रही, मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैंने उसे थप्पड़ मार दिया हो। मैं ठीक वहीं रुक सकता था। शायद मुझे रुक जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे उसे समझाना होगा, वास्तव में बात को जोर देना होगा ताकि वह आखिरकार मुझे अकेला छोड़ दे। देखो, मैंने कहा, और मेरी आवाज़ अब बहुत धीमी थी। मुझे अफसोस है अगर मैं इस बारे में बुरा बन रहा हूँ, लेकिन ये सच है। और मुझे यकीन है कि तुम्हारा एक हिस्सा ये जानता है। उसने कुछ नहीं कहा। वह बस उन चौड़ी, आहत आंखों से मुझे घूर रही थी। तुम्हारे लिए मेरे प्रति अच्छा होना अच्छी बात है, मैंने जारी रखा। मुझे लगा कि मुझे चुप्पी भरनी होगी।
लेकिन क्या तुम मेरे बारे में कुछ भी जानती हो? जैसे एक भी चीज़ जिसका मुझसे कार से टकराने से कोई लेना देना नहीं है। जब मैंने ऐसा कहा तो वह सिकुड़ गई और मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन मैं जारी रहा। मुझे करना पड़ा। तुम नहीं जानती, मैंने अपना ही सवाल का जवाब दिया। और मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। हम दोस्त नहीं हैं। हम बस दो लोग हैं जो एक घटिया स्थिति में फंस गए। तुम अब दोषी महसूस करना बंद कर सकती हो। तुम पर मेरा कोई एहसान नहीं है। रुको, उसने कहा, उसकी आवाज़ पूरी तरह से कांप रही थी। मैं बात करना बंद कर दिया और बस उसकी ओर देखा। उसके हाथ उसकी बगल में मुट्ठी में बंधे हुए थे। बस बहुत हो गया, उसने कहा, इस बार धीमी आवाज़ में। ठीक है, मैंने सोचा। मुझे लगता है कि बस हो गया। वह आखिरकार चली जाएगी, लेकिन वह नहीं गई। उसने एक कांपती हुई सांस ली और फिर वह चिल्लाए, बस चुप हो जाओ। वह चिल्लाए और आंसू उसके चेहरे से बहने लगे। मैं इतना सदमे में था कि मैं हिल भी नहीं सका। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ये पसंद है? वह चिल्लाई और उसकी आवाज़ फट गई। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे एक लड़के से दूसरे लड़के पर कूदना पसंद है? कि मुझे वह प्रतिष्ठा पसंद है? मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि क्या कहना है। मैं बस वहाँ एक बेवकूफ़ की तरह खड़ा रहा। मेरे दोस्तों ने मुझे इसके लिए मजबूर किया। वह रोई। उन्होंने कहा कि अगर मेरा कोई प्रेमी नहीं होगा तो मैं हारी हुई बन जाऊंगी। वे मुझे लोगों के साथ सेट करते रहे और मुझसे कहते रहे कि बस उन्हें एक मौका दो। उसका पूरा शरीर अब कांप रहा था और वह इतनी जोर से रो रही थी कि वह मुश्किल से बात कर पा रही थी। मैंने कभी किसी को चूमा भी नहीं है। उसने ठीक मेरे चेहरे पर चिल्लाया। मैंने कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाए। मुझे इससे नफरत है। मुझे इन सब से नफरत है। उसने अपने हाथ की पीठ से अपने आंसू पोंछे, लेकिन और ज्यादा बस आते रहे। तुम कितने बेवकूफ़ हो, वह सिसकी। और इसके साथ वह मुड़ी और बस दौड़ गई। वह खाली दालान में नीचे दौड़ गई, मुझसे दूर, और पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं बस वहीं खड़ा रहा, पूरी तरह से हैरान, उसे कोने के चारों ओर गायब होते हुए देखता रहा। मेरा दिमाग ऐसे लगा जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया हो। मैं बस उसे दोहराता रहा जो उसने अभी अभी मुझ पर चिल्लाया था। कभी किसी को नहीं चूमा। इसके लिए मजबूर किया गया। मैं इतना पक्का था कि मैंने उसे पूरी तरह से समझ लिया था। लोकप्रिय लड़की जिसे दोषी महसूस होता था और जो शायद थोड़ी फ्लर्ट थी। लेकिन मैं गलत था। मैं हर चीज़ के बारे में इतना पूरी तरह से गलत था। मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैंने सोचा, उसके शब्दों का वज़न मुझ पर गिरते हुए महसूस करते हुए। एक बहुत बड़ा बेवकूफ़। अध्याय 14, पछतावा। मैं उस रात सो नहीं सका। मैं बस बिस्तर पर लेटा रहा, छत को घूरता रहा, हालांकि सच में कुछ भी देखने के लिए बहुत अंधेरा था। मेरे दिमाग ने काम करना बंद नहीं किया। ये बस दोहराता रहा कि निया ने दालान में मुझ पर क्या चिल्लाया था। तुम कितने बेवकूफ़ हो। हाँ, वह उस बारे में सही थी। मैंने दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ महसूस किया। मैं इतना पक्का था कि मैंने सब कुछ समझ लिया है, कि वह बस दोषी महसूस कर रही थी या मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसे इस तरह रोते हुए सुनना, उसे यह कहते हुए सुनना कि उसके दोस्तों ने उसे डेटिंग के लिए मजबूर किया और उसने कभी किसी को चूमा भी नहीं। मैं बहुत बहुत गलत था। वह अपराधबोध के कारण अच्छी नहीं बन रही थी, कम से कम पूरी तरह से नहीं, मैंने सोचा। या अगर वह थी, तो वह कुछ और में बदल गया और मैंने बस उसे रौंद डाला। मैंने सोचा कि मैंने उससे क्या कहा था। मैंने उसे कैसे बताया था कि मैं अफवाहें नहीं चाहता। मैंने उस पर कैसे आरोप लगाया था कि वह मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। ये सीधा था, बहुत सीधा। यही हमेशा मेरी समस्या थी। मैं बस बातें कह देता था और मैं यह नहीं सोचता था कि वे कैसी लगती हैं जब तक बहुत देर नहीं हो आती थी। शायद यही कारण था कि मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे। लोग आमतौर पर मौखिक 2x4 से टकराना पसंद नहीं करते थे। मैंने उसे सच में चोट पहुंचाई, मुझे एहसास हुआ, और मेरा पेट गुड़गुड़ाया। किसी को इस तरह रुलाना, खासकर उसके बाद जब वह मेरे साथ अच्छी थी, बहुत बुरा लगा। मैं उसे दूर धकेलना चाहता था, चीज़ को जटिल होने से रोकना चाहता था, लेकिन मेरा मतलब उसे पूरी तरह से नष्ट करना नहीं था। तो अब मुझे क्या करना चाहिए था? उसके पास जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ, ठीक है, मैंने सोचा। इससे चीज़ें और अजीब हो जाएंगी। जो मैंने कहा उसके बाद वह शायद मुझसे नफरत करती होगी। मेरी ओर से माफ़ी शायद उसे और ज़्यादा
आधा नाराज कर देगी, या वह सोचेगी कि मैं बस अपने लिए चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, मैंने तय किया, करवट लेते हुए और अपने तकिए पर मुक्का मारा, हालांकि इससे ज़्यादा मदद नहीं मिली। मुझे बस उसे कुछ जगह देनी चाहिए। चीज़ों को शांत होने देना चाहिए। शायद वह इसे भूल जाएगी, या कम से कम इतना परेशान होना बंद कर देगी। वह सबसे सुरक्षित विकल्प लगा। सबके लिए कम ड्रामा, खासकर मेरे लिए। मैं आखिरकार सो गया, लेकिन यह एक घटिया, बेचैन नींद थी। अगली सुबह स्कूल में मुझे उसे देखने से डर लग रहा था। मैं धीरे धीरे कक्षा में गया, खुद को तैयार करने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं पता, एक अजीब चुप्पी, या उसका मुझे नज़रअंदाज करना। लेकिन जब मैंने उसकी डेस्क पर देखा तो निया थी। वह अपनी एक दोस्त से बात कर रही थी, किसी बात पर हंस रही थी। उसके बाल बने हुए थे, मेकअप सामान्य लग रहा था। वह ऐसी नहीं लग रही थी जिसने 24 घंटे से भी कम समय पहले दालान में रोया हो। वह बस ठीक लग रही थी। मैंने सोचा, हैरान होकर। वह पूरी तरह से सामान्य व्यवहार कर रही है। मैं अपनी डेस्क पर बैठ गया, अभी भी अपनी आंख के कोने से उसे देखता रहा। उसने मेरी ओर देखा भी नहीं। ऐसा लगा जैसे कल दोपहर हुआ ही नहीं था। खैर, यह एक अच्छी बात है ना? मैंने खुद से कहा। शायद वह उतनी आहत नहीं हुई थी जितनी मैंने सोचा था, या शायद वह बस इसे छिपाने में अच्छी है। मुझे यकीन नहीं था कि दोनों में से क्या था, लेकिन अगर वह ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे सब कुछ ठीक है, तो शायद मुझे इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। शायद उस एक जगह देना आखिरकार सही फैसला था। ऐसा लगा जैसे थोड़ा सा बोझ हट गया हो। अगर वह आगे बढ़ रही थी तो मैं भी कर सकता था। मैंने यही सोचा। खैर, मैंने सोचा कि चीज़ें सामान्य हो रही थीं, या जितनी सामान्य हो सकती थीं। जो कुछ भी हुआ था उसके बाद मैं बस अपना काम करने की कोशिश कर रहा था, शायद एक बार के लिए शिक्षक की बात सुन रहा था। तभी कक्षा का दरवाज़ा ज़ोर से खुला। मैं उछल पड़ा, और लगभग हर कोई उछल पड़ा। वहाँ राज खड़ा था। वह खुश नहीं लग रहा था। वास्तव में, वह नाराज़ लग रहा था। सच में नाराज़। उसने कमरे के चारों ओर देखा भी नहीं। उसकी आंखें मुझ पर टिकी थीं, और वह सीधे मेरी डेस्क की ओर चलने लगा। ओह यार, मैंने सोचा। मेरा पेट गुड़गुड़ाया। यहाँ हम फिर से जाते हैं। मैंने सोचा कि वह मुझ पर चिल्लाने वाला था, ठीक वैसे ही जैसे रोहित ने किया था। शायद मुझे निया से दूर रहने के लिए कहेगा, जो बेवकूफ़ी थी, क्योंकि मैं पहले से ही यही कर रहा था। हमारा खत्म हो गया था। मुझे उसे यह बताने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने खुद को इसके लिए तैयार किया। मैं उससे लड़ने वाला नहीं था या कुछ और। मेरी पसलियां अभी भी दुख रही थीं, लेकिन मैं बस वहां बैठकर इसे सहने वाला भी नहीं था। अगर मुझे कहना पड़ा तो मैं अपनी बात कहूँगा। वह करीब आ रहा था, और मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या कहना है, इस सब को और ज़्यादा तमाशा बनाए बिना कैसे संभालना है। वह मेरी डेस्क के ठीक सामने रुक गया, मुझ पर हावी हो रहा था। फिर वह चिल्लाया, ए बेवकूफ़! उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया कर पाता, इससे पहले कि मैं समझ पाता कि क्या हो रहा था, उसकी मुट्ठी कहीं से आई। यह मेरे जबड़े से टकराई, जोर से। मेरा सिर एक तरफ घूम गया, और फिर सब कुछ टेढ़ा हो गया क्योंकि मैं अपनी कुर्सी से बाहर निकलकर फर्श पर गिर पड़ा। दर्द पागलपन भरा था। मेरा जबड़ा ऐसे लगा जैसे उसमें आग लगी हो, और ज़मीन से टकराने से मेरी पसलियां चीख उठीं। ये बहुत ज़्यादा दर्द था, सब कुछ एक साथ। मैं बस एक सेकंड के लिए वहां लेटा रहा, हैरान, सांस लेने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लगा जैसे उस कार ने मुझे फिर से टक्कर मार दी हो। मैंने हांफने और लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, लेकिन ये सब दूर लग रहा था। मेरे कान बज रहे थे। दर्द के धुंधलके में मैंने राज को मेरे ऊपर खड़ा देखा। वह जोर से सांस ले रहा था, उसका चेहरा अभी भी गुस्से से लाल था। निया से दूर रहना, उसने गुर्राया। फिर वह मुड़ा और बस कक्षा से बाहर चला गया जैसे कुछ हुआ ही न हो, मुझे फर्श पर छोड़कर। मैं वहां फर्श पर लेटा रहा, जो हमेशा के लिए लगा, हालांकि यह शायद सिर्फ कुछ सेकंड था। मेरा जबड़ा धड़क रहा था, मेरी पसलियां दुख रही थीं, और मेरा सिर घूम रहा था। मैंने एक पूर्ण बेवकूफ़ महसूस किया। पूरी कक्षा के सामने मुक्का खाना। इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता था। मैंने खुद को ऊपर धकेलने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे और मेरा शरीर बस सहयोग नहीं कर रहा था। मैं अपने हाथों और घुटनों पर आने में कामयाब रहा, लेकिन जब मैंने खड़े होने की कोशिश की तो मेरे पैर लड़ख
अड़ा गए और मैं वापस नीचे गिर पड़ा, और ज्यादा दर्द मेरी पसलियों से गुजर गया। धिक्कार है, मैंने सोचा। मेरा चेहरा जल रहा था। मैं महसूस कर सकता था कि हर कोई मुझे घूर रहा है। मैं इतना नाराज था कि रोना चाहता था। ये बकवास मेरे साथ क्यों होती रही? मैंने एक लड़की की जान बचाई और मुझे यही मिला। कक्षा में उल्टी करना, मुझ पर चिल्लाना और अब उसके प्रेमी से मुक्का खाना। क्या निया को बचाना गलत फैसला था? एक सेकंड के लिए, एक सच में भयानक सेकंड के लिए, मैंने सच में सोचा कि क्या यह इसके लायक था। मुझे इस भावना से नफरत थी। मुझे सभी गलत कारणों से ध्यान का केंद्र होना नफरत थी। फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गईं, इस बार जोर से। मैं उन्हें अपने चारों ओर भिनभिनाते हुए सुन सकता था। क्या तुमने वह देखा? और राज ने उसे अभी अभी गिरा दिया के छोटे छोटे टुकड़े। कोई मेरी मदद के लिए नहीं हिल रहा था। वे सब बस देख रहे थे, जैसे ये कोई शो हो। मैंने अपनी आंखें भींच ली और अपने हाथों से अपने कान ढांक लिए, ये सब रोकने की कोशिश करते हुए। मैं बस गायब होना चाहता था। फिर मेरे कानों में बजने और दबी हुई फुसफुसाहटों के बीच मैंने एक आवाज़ सुनी। एक लड़की की आवाज़ पास में। आर्यन, आर्यन, क्या तुम ठीक हो? मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। नेहा मेरे ठीक बगल में फर्श पर घुटने टेक कर बैठी थी। उसका चेहरा मेरे बहुत करीब था और वह चिंतित लग रही थी। सच में चिंतित। उसकी आंखें चौड़ी थीं और उसका एक हाथ मेरी बांह के पास मडरा रहा था, जैसे वह मदद करना चाहती थी, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उसे मुझे छूना चाहिए या नहीं। भले ही मेरा जबड़ा धड़क रहा था और मैं एक पूर्ण हारा हुआ महसूस कर रहा था, मैं करीब से ये देखे बिना नहीं रह सका कि वह कितनी सुंदर थी। उसके बाल उसके कंधों के चारों ओर गिर रहे थे और उसकी आंखें मुझे नहीं पता, वे बस सच में चिंतित लग रही थीं। जब मैं दर्द में फर्श पर लेटा था तो ये सोचने के लिए एक अजीब चीज़ थी, लेकिन ये सच था। वह सुंदर थी। तुम बहुत प्यारी हो, मैंने बिना एहसास किए कहा। अध्याय 15। इनाम। में फर्श पर लेटा हुआ था, मेरा जबड़ा ऐसे लग रहा था जैसे वह गिरने वाला है, और निया मेरे बगल में घुटने टेक कर बैठी थी। तुम बहुत प्यारी हो, मैंने कहा, और जिस पल ये शब्द मेरे मुंह से निकले, मैंने सोचा, ओह यार, क्या मैंने ये जोर से कह दिया? निया ने बस मेरी ओर देखा, उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था। हाँ, उसने कहा, जैसे उसे यकीन नहीं था कि उसने मुझे ठीक से सुना है। हाँ, मैंने यकीनन कह दिया, मैंने सोचा। मेरे दिमाग में आमतौर पर इससे बेहतर फिल्टर होता था। शायद मुक्का लगने से ये थोड़ा गड़बड़ा गया था। हालांकि मैं घबराया नहीं, यह बाहर आ गया था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न इसे स्वीकार कर लिया जाए। मैंने फिर से उठने की कोशिश की और इस बार निया ने मेरी बांह पर हाथ रखकर मेरी मदद की। दर्द अभी भी काफ़ी बुरा था, लेकिन कम से कम मैं अब पीठ के बल नहीं लेटा था। माफ़ करना, मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा। वह, ओह, अचानक से था। और मुझे कल के लिए भी माफ़ करना। दालान में मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए। मैं बड़े उरी तरह से बेवकूफ़ था। मैंने सोचा कि मुझे ये सब एक साथ कह देना चाहिए। अगर तुम उसके बाद मुझसे नफरत करती हो तो मैं समझूंगा। उसने एक सेकंड के लिए कुछ नहीं कहा। फिर उसने हाथ बढ़ाया और उसके हाथ मेरे चेहरे पर थे, कोमल, जैसे वह जांच रही थी कि मैं ठीक हूं या नहीं। यह एक अजीब एहसास था, इतना बुरा इंसान होने के बाद उसका मुझे इस तरह छूना। मैं तुमसे कभी नाराज नहीं थी, आर्यन, उसने कहा, उसकी आवाज़ नर्म थी। बस दुखी थी। मैंने बस उसकी ओर देखा। मुझे इसके लिए क्या कहना है पता नहीं था। मुझे कभी भी लड़कों से बात करने में सच में सहज महसूस नहीं हुआ, उसने जारी रखा, सीधे मेरी आंखों में देखते हुए। यहाँ तक कि राज भी। वह हमेशा ऐसे बात करता है जैसे उसका कोई और मकसद हो, तुम जानते हो, जैसे वह कुछ चाहता है। लेकिन उस दिन अस्पताल में तुम्हारे साथ, जब हम बस बात कर रहे थे, मुझे बहुत आराम महसूस हुआ। यह आसान था। उसने एक छोटी सांस ली। ये सच है कि मुझे पहले अपराधबोध महसूस हुआ दुर्घटना के बारे में। इसलिए मैं अस्पताल आई थी, लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ अच्छी बनी रही। पहले दिन के बाद ये सिर्फ अपराधबोध नहीं था। वह अभी भी मेरा चेहरा पकड़े हुए थी और मैं देख सकता था कि उसकी आंखों में फिर से आंसू भर रहे थे, लेकिन वह इस बार मुस्कुरा रही थी। यह एक पानी वाली, कांपती हुई मुस्कान थी। उद्धरण चिन्ह, मैंने तुम्हें एक दोस्त समझा, उसने कहा। कुछ आंसू बच निकले और उसके गालों पर बह गए। सच में, मैंने बस उसकी ओर देखा। एक दोस्त, मैंने सोचा।
वह सच में मेरी दोस्त बनना चाहती थी। सब कुछ के बाद मैंने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था, उसके बाद भी उसने ऐसा कहा। ये लगभग राज के मुंह से ज्यादा जोर से लगा। हमारे चारों ओर मैं फिर से फुसफुसाहटें शुरू होते हुए सुन सकता था। मैंने निया के पीछे देखा और पूरी कक्षा को देखा। वे सब बस घूर रहे थे, उनके मुंह खुले थे। मुझे लगता है कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे थे या सुन रहे थे। निया वर्मा रो रही थी और मुस्कुरा रही थी और उस लड़के का चेहरा पकड़े हुए थी जिसे अभी अभी मुक्का मारा गया था, कह रही थी कि वह उसकी दोस्त बनना चाहती थी। शायद उनके लिए ये सब पचाना बहुत ज्यादा था। निया को भी एहसास हुआ कि हर कोई हमें देख रहा था, क्योंकि उसने मेरा चेहरा छोड़ दिया और जल्दी से अपनी आंखें पोंछीं। चलो, उसने कहा, उसकी आवाज़ रोने के कारण थोड़ी भारी थी। उसने मुझे अपने पैरों पर खड़े होने में मदद की और इससे सच में दर्द हुआ, लेकिन उसके वहाँ होने से ये थोड़ा और सहने लायक हो गया। उसने मेरा सहारा दिया जब मैं अपनी डेस्क पर लंगड़ा कर वापस आया और सावधानी से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। फिर जैसे ही मैं बैठा, वह मुड़ी और तेजी से कक्षा से बाहर निकल गई। उसका चेहरा आसुर्ख लाल था। वाह, मैंने सोचा, अभी भी उसने जो कुछ भी कहा था उसे समझने की कोशिश कर रहा था। उसने सच में मुझे एक दोस्त समझा। यह एक अजीब एहसास था, एक अच्छा वाला ज़्यादातर, लेकिन साथ ही थोड़ा डरावना भी। बाकी की कक्षा पूरी तरह से शांत थी। मुझे लगता है कि वे सब अभी भी पूरे ड्रामा को समझने की कोशिश छोटी ईशा कर रहे थे। पहले राज ने मुझे मुक्का मारा, फिर निया का रोना और उन सब बातों को कबूल करना, फिर उसका मेरी मदद करना। यह शायद उन्हें पूरे साल से ज्यादा उत्साह था। मैंने चारों ओर देखने की हिम्मत नहीं की, हालांकि मैं उनकी आंखें मुझ पर महसूस कर सकता था। तभी वह बेवकूफ़ी भरी नीली खिड़की मेरे चेहरे के सामने पॉप अप हो गई, बस वहीं मडरा रही थी। ओह, बहुत बढ़िया, मैंने सोचा। अब क्या? मैं सच में एक और मिशन या दंड के मूड में नहीं था। लेकिन स्क्रीन पर लिखावट ने मुझे चौंका दिया। मिशन पूरा, निया वर्मा के साथ बातचीत करें, इनाम 2000 भारतीय रुपये आपके बैंक खाते में जमा कर दिए गए हैं। मैंने बस इसे घूरा। को क्या? मैंने सोचा, यह अब पूरा हो गया है। मुंके से मेरा दिमाग अभी भी थोड़ा धुंधला था, लेकिन मुझे यकीन था कि इसका कोई मतलब नहीं था। हमने कल बात की थी, मैंने सोचा। मेरा दिमाग स्कूल के बाद दालान में हुई उस भयानक बातचीत पर वापस जा रहा था। हमने तब ज्यादा देर तक बात की थी। वह एक भयानक बातचीत थी, और मैं पूरी तरह से बेवकूफ़ था, लेकिन ये फिर भी एक बातचीत थी। तब ये क्यों नहीं गिना गया? मुझे याद आया कि मैंने उसे मुझसे बात करना बंद करने के लिए कहा था, और उसका चिल्लाना और रोना। हाँ, वह निश्चित रूप से बात करना था। जैसे कि सिस्टम मेरे विचारों को सुन सकता था, या शायद इसे बस परेशान करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। नीली खिड़की पर नई लिखावट दिखाई दी। सिस्टम स्पष्टीकरण। कल की बातचीत ने मिशन पूरा करने के लिए दोनों पक्षों से सच्ची बातचीत की आवश्यकता को पूरा नहीं किया। उद्देश्य के लिए वास्तविक भावनात्मक आदान प्रदान की आवश्यकता है। आज की बातचीत संक्षिप्त होने के बावजूद उपयोगकर्ता और लक्ष्य दोनों से ईमानदारी के पैरामीटर को पूरा करती है। मैंने इसे कुछ बार पढ़ा। दोनों पक्षों से सच्ची बातचीत। मैंने सोचा, वास्तविक भावनात्मक आदान प्रदान। मैंने कल के बारे में सोचा। मैं निया को दूर धकेलने की कोशिश कर रहा था। मैंने कुछ काफ़ी कठोर बातें कही थीं क्योंकि मैं चाहता था कि वह मुझे अकेला छोड़ दे। वह अच्छे तरीके से सच्चा नहीं था। मैं रक्षात्मक हो रहा था और चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। और उसने भी खुद को रोक रखा था, मुझे लगता है, जब तक कि वह अपने दोस्तों और कभी चूमे न जाने के बारे में उन सब बातों के साथ बस फट नहीं गई। लेकिन आज फर्श पर मुक्का लगने के बाद जब मैंने माफ़ी मांगी, वह सच था। मैंने उसके साथ जैसा व्यवहार किया था उसके लिए मैंने एक पूरा बेवकूफ़ महसूस किया। और जब उसने मुझे बताया कि वह कभी नाराज़ नहीं थी, बस दुखी थी, और यह कि उसने सच में मुझे एक दोस्त समझा था। हाँ, वह अलग महसूस हुआ। वह रो रही थी और मैं दर्द में था, लेकिन उन कुछ पलों के लिए ऐसा लगा जैसे हम दोनों पूरी तरह से ईमानदार थे। कोई पहरा नहीं, कोई ढोंग नहीं। तो सिस्टम केवल बॉक्सों पर टिक करने और शब्द कहने के बारे में नहीं है, मुझे एहसास हुआ। ये वास्तविक सच्ची बात चाहता है। उस तरह की बात जब हाँ लोग ईमानदार होते हैं, भले ही वह गड़बड़ हो। वह जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा जटिल था।
ये सिर्फ एक कार्य पूरा करने के बारे में नहीं था, यह इस बारे में था कि मैंने इसे कैसे पूरा किया। 2000 भारतीय रुपये हालांकि अच्छे थे। मैं निश्चित रूप से पैसे का उपयोग कर सकता था, खासकर जब मेरे माता पिता आस पास नहीं थे कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो वे मेरी मदद करें। ये पूरी सिस्टम चीज़ सिर्फ एक गेम में मिशन प्राप्त करने से कहीं ज़्यादा अजीब है, मैंने सोचा जैसे ही नीली खिड़की आखिरकार दूर हो गई। ऐसा लगा जैसे यह मुझे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा था या मुझे एक निश्चित दिशा में धकेल रहा था, न कि बस मुझे याद रियच्छिक चीज़ों के लिए इनाम दे रहा था। मुझे यकीन नहीं था कि मुझे वह पसंद आया या नहीं। अध्याय 16। अजीब। जब निया आखिरकार कक्षा में वापस आई तो पूरा कमरा फिर से शांत हो गया। वह किसी को देखे बिना अपनी डेस्क की ओर चली गई, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि हर एक व्यक्ति उसे देखने के लिए अपना सिर घुमा रहा था और फिर मुझे देखने के लिए मुड़ रहा था। यह इतना अजीब था कि मैं फर्श में समा जाना चाहता था। यही मेरी जिंदगी है अब, मुझे लगता है, मैंने सोचा। कक्षा के सोप ओपेरा का सितारा। मैंने शिक्षक की बात सुनने की कोशिश की, मैंने सच में की, लेकिन मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। हर बार जब मैं हिलता तो मेरे जब अड़े में दर्द होता और मैं बस निया के मेरे बगल में फर्श पर घुटने टेकने के बारे में सोच सकता था। मैंने सोचा कि उसने क्या कहा, कि उसने मुझे एक दोस्त माना। ऐसा लगा जैसे एक पहेली का टुकड़ा जिसकी कमी मुझे नहीं पता थी, बस जगह पर डाल दिया गया था। इसने बहुत कुछ समझाया, लेकिन इसने सब कुछ और ज़्यादा जटिल भी बना दिया। ब्रेक से पहले बाकी की कक्षा यातना थी। मैं बस अपनी किताब को घूरता रहा, पढ़ने का नाटक करता रहा। मैं कमरे के पार निया की उपस्थिति महसूस कर सकता था और मैं जानता था कि वह शायद मुझे महसूस कर सकती थी। ये हमारे बीच एक अजीब, तनावपूर्ण चुप्पी थी और हर कोई देख रहा था, ये देखने के लिए इंतज़ार कर रहा था कि आगे क्या होगा। जब आखिरकार ब्रेक के लिए घंटी बजी तो मैं बस अपनी सीट पर बैठा रहा। मैं उठकर लोगों को मुझे घूरने का एक और कारण नहीं देने वाला था। मैं बस अदृश्य होना चाहता था। निया अपनी डेस्क पर थी, चुपचाप घर से लाया हुआ कुछ खाना खा रही थी। मैं सच में उसकी ओर न देखने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी कक्षा का दरवाज़ा खुला और 2 लड़कियां अंदर आईं। वे ज़ोर से बोल रही थीं और उनका वह फैशन वाला अंदाज था। मैंने उन्हें उन लड़कियों के रूप में पहचाना जिनके साथ निया कभी कभी घूमती थी। वे सीधे उसकी डेस्क की ओर बढ़ीं। निया, उनमें से एक ने कहा बहुत ज़ोर से, हे भगवान, जैसे ही हमने टेक्स्ट देखे हम आ गईं। दूसरी लड़की ने अपने हाथ उसकी डेस्क पर ज़ोर से मारे। जल्दी बताओ, अभी हमने राज को बाहर जाते हुए तस्वीर में देखा। क्या ये सच है कि उसने सच में उस अकेले लड़के को मुक्का मारा? उद्धरण चिन्ह। मैं सिकुड़ गया। मैं जानता हूं कि यह सच है, लेकिन मुझे अकेला बच्चा कहना थोड़ा। निया ने अपनी दोस्तों की ओर देखा और वह खुश नहीं लग रही थी। क्या तुम लोग कृपया चुप हो सकती हो? उसने फुसफुसाते हुए कहा, कमरे के चारों ओर देखते हुए। अपनी दोस्तों को देखने से पहले उसकी आंखें एक पल के लिए मेरी ओर गईं। किसे परवाह है, ये बड़ी बात है, पहली लड़की ने कहा, एक कुर्सी खींचते हुए। तो क्या इसका मतलब है कि तुम्हारा आखिरकार राज से खत्म हो गया? क्योंकि ईमानदारी से उसका किसी लड़के को मुक्का मारना थोड़ा साइको तरीके से आकर्षक है, लेकिन तुम बेहतर कर सकती हो। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, उसने कहा, अपने कंटेनर में अपने खाने को इधर उधर धकेलते हुए। उसकी दोस्त ने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। सुनो, अगर तुम फिर से अकेली हो तो तुम्हें वेस्ट हाई के विक्की के साथ जाना होगा। वह पिछले सप्ताहांत तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। वह उनकी सॉकर टीम का कप्तान है। मैंने तुम्हें बताया था। सीमा, मुझे दिलचस्पी नहीं है, उसने कहा, उसकी आवाज़ सख्त थी। क्यों नहीं? दूसरी दोस्त बबली रोते हुए बोली। तुम अकेली नहीं रह सकती, ये सामाजिक आत्महत्या है। इससे पहले कि हर कोई सोचे कि तुम्हें छोड़ दिया गया है, हमें तुम्हारे लिए एक नया प्रेमी ढूंढना होगा। मैं बस वहाँ बैठा रहा, उनकी बातें सुनता रहा और यह सब समझ में आ गया। यही ठीक वही था जिसके बारे में निया ने मुझ पर दालान में चिल्लाया था। उसकी दोस्त यह नहीं पूछ रही थी कि वह ठीक है या नहीं, या क्या हुआ। वे बस उसे अगले लड़के पर धकेलने की कोशिश कर रही थीं, जैसे ये कोई खेल हो। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं थी कि वह इसके बारे में कैसा महसूस करती थी। तो वह झूठ नहीं बोल रही थी, मैंने सोचा। ये सच है, वे सच में उसके साथ ऐसा करती हैं।
मैं कोई प्रोजेक्ट नहीं हूँ जिसे तुम लोगों को ठीक करने की ज़रूरत है, उसने कहा, उसकी आवाज़ थोड़ी और ऊंची हो रही थी। मैं अगले लड़के पर नहीं जा रही हूँ। मैं थक गई हूँ। सीमा और बबली ने बस एक दूसरे की ओर देखा, जैसे वे समझ नहीं पा रही थीं कि निया क्या कह रही थी। तुम बस अभी परेशान हो, सीमा ने निया के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। जब तुम्हारे पास तस्वीरें पोस्ट करने के लिए एक नया प्यारा प्रेमी होगा तो तुम्हें बेहतर महसूस होगा। बस इसके बारे में सोचो, ठीक है? विक्की इंतज़ार कर रहा है। वे कुछ और मिनट तक बात करती रहीं, लेकिन निया बस शांत हो गई, अपनी डेस्क पर नीचे घूर रही थी। उसने उनसे एक और शब्द नहीं कहा। आखिरकार उसकी दोस्त ऊब गईं और चली गईं, कुछ और लोगों से मिलने के बारे में कुछ कहते हुए। उनके जाने के बाद कमरा फिर से शांत हो गया। मैंने निया की ओर देखा। वह बस वहाँ बैठी थी, खा नहीं रही थी, उसके चेहरे पर यह दुखद अभिव्यक्ति थी। वह बहुत अकेली लग रही थी, भले ही वह स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़कियों में से एक थी। और पहली बार मुझे लगता है कि मैं सच में समझा। मुझे समझ आया कि वह इतनी परेशान क्यों थी, क्यों उसे उस प्रतिष्ठा से नफरत थी। मुझे कल उसके चेहरे पर यह सब फेंकने के लिए एक पूरा बेवकूफ़ जैसा महसूस हुआ। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन मुझे क्या कहना चाहिए था? नमस्ते, माफ़ करना कि तुम्हारी दोस्त बेवकूफ़ हैं। इससे शायद मदद नहीं मिलेगी। इसलिए मैं बस वहाँ बैठा रहा, शांत, कमरे के पार से उसे देखता रहा। कुछ मिनट बाद राजेश फिर से मेरी बगल की डेस्क पर कुर्सी पर फिसल गया। वह करीब झुक गया, जैसे हम किसी गुप्त साजिश में सहसाजिश करता थे। यार, उसने फुसफुसाया, उसकी आंखें चौड़ी थीं। वह सब किस बारे में था? पहले राज तुम्हें मारता है, फिर निया तुम पर रो रही है। तुम्हें मुझे बताना होगा कि क्या हो रहा है। मैंने आह भरी, अपने दुखते जबड़े को सहलाते हुए। कुछ नहीं यार, बस छोड़ दो। कुछ नहीं भाई, वह कुछ नहीं था, उसने जोर दिया, उसकी आवाज़ उत्साह से भरी हुई थी। पूरी कक्षा बात कर रही है। क्या तुम लोगों का ब्रेकअप हो गया? क्या तुम उसके गुप्त प्रेमी हो? क्या राज को पता चला? हम कुछ नहीं हैं, मैंने कहा, मेरी आवाज़ शायद जितनी मेरा इरादा था उससे थोड़ी ज़्यादा तेज़ थी। और पता लगाने के लिए कुछ नहीं है। बस दूर रहो, ठीक है? मैं उसके साथ इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। मैं खासकर उस बारे में बात नहीं करना चाहता था जो निया ने मुझे बताया था। वह निजी लगा। ये किसी ऐसे लड़के के लिए गपशप का चारा नहीं था जिसे स्पष्ट रूप से दूसरे लोगों के ड्रामे से मज़ा आता था। वाह, ठीक है, शांत हो जाओ, उसने अपने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा। मैं बस पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें मानना होगा, ये भ्रमित करने वाला है। एक दिन तुम पीछे का शांत बच्चा हो, अगले दिन तुम स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़कियों में से एक के साथ प्रेम त्रिकोण के बीच में हो। प्रेम त्रिकोण, मैंने सोचा, क्या ये सबके लिए ऐसा दिखता है? यह विचार इतना बेतुका था कि मैं लगभग हंस पड़ा, लेकिन इससे मेरे जबड़े में बहुत दर्द होता। कोई प्रेम त्रिकोण नहीं है, मैंने कहा, पूरी बातचीत से थककर। देखो, ये जटिल है और ये बताने के लिए मेरी कहानी नहीं है। इसलिए बस इसे अकेला छोड़ दो। वह एक सेकंड के लिए शांत रहा, अपनी उंगलियों को डेस्क पर थपथपा रहा था। मैं उसके सिर में पहियों को घूमते हुए देख सकता था। वह इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला था। वह एक हड्डी वाले कुत्ते जैसा था। ठीक है, ठीक है, मुझे समझ आ गया। तुम ड्रामे के बारे में बात नहीं करना चाहते, उसने अपना दृष्टिकोण बदलते हैं। छोटे ओए कहा। वह थोड़ा और करीब झुक गया, उसकी आवाज़ एक गंभीर फुसफुसाहट में गिर गई। तो बस मुझे एक बात बताओ, और ईमानदार रहना, यार। मैंने उसकी ओर देखा, सतर्क होकर। क्या? उसने ठीक मेरी आंखों में देखा। क्या तुम्हें वह पसंद है? उद्धरण चिन्ह। मैंने बस उसकी ओर देखा। तुम जानते हो, उसने जोर दिया, जैसे उसे पसंद करते हो। सवाल ने मुझे पूरी तरह से अचंभित कर दिया। ऐसा लगा जैसे उसने मेरे सीने में पहुंचकर कुछ निचोड़ दिया हो जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था कि वह वहां था। मेरा दिमाग, जो पूरे दिन ड्रामे और माफ़ी और दर्द के साथ दौड़ रहा था, बस रुक गया। अध्याय 17। क्या तुम उसे पसंद करते हो? क्या तुम उसे पसंद करते हो? सवाल बस हमारे बीच हवा में लटका रहा। मेरा दिमाग, जो पूरी सुबह दर्द, माफ़ी और ड्रामे का एक अराजक गड़बड़ी रहा था, पूरी तरह से भयानक रूप से शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे आंतरिक एक आलाप पर म्यूट बटन दबा दिया। ओह, मैंने बस राजेश को घूरा। उसे पसंद करता हूँ।
मैंने सोचा, मेरे सिर में नहीं मिली चुप्पी में शब्द गूंज रहे थे। जैसे, उसे पसंद करता हूँ। यह इतना सरल सवाल था, लेकिन यह बहुत बड़ा महसूस हुआ। मैंने कभी भी खुद से यह पूछने के लिए नहीं रुका था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था। दुर्घटना, देवी, सिस्टम, अस्पत, आल, उल्टी, मुक्का, ये सब अस्तित्व और अगले संकट को संभालने के बारे में रहा था। इस तरह की किसी चीज़ के बारे में सोचने के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन अब, राजेश मेरी ओर घूर रहा था, एक जवाब का इंतज़ार कर रहा था। मुझे करना पड़ा। क्या मैं निया को पसंद करता था? मेरा मतलब है, वह प्यारी थी। वह स्पष्ट था। पहली बार जब मैंने उसे फर्श पर अपने बगल में घुटने टेकते हुए देखा, भले ही मेरा जबड़ा धड़क रहा था, यही मेरा पहला विचार था। वह सुंदर है, लेकिन आकर्षक होना और किसी को पसंद करना दो अलग अलग चीज़ें थीं, है ना? मैंने अस्पताल में उसके बारे में सोचा। जिस तरह से वह इतनी थकी हुई दिखती थी, बस इसलिए कि वह मेरे बारे में चिंतित थी, उस असहज कुर्सी पर सो रही थी। जिस तरह से उसका चेहरा चमक उठा जब मैंने कहा कि उसका खाना अच्छा था। वह सिर्फ अपराधबोध नहीं था। वह अच्छा था। वह एक अच्छी इंसान थी, उस सारी लोकप्रिय लड़की वाली चीज़ के तहत एक वास्तव में दयालु इंसान। फिर मैंने आज के बारे में सोचा। उसका रोना, मुझे बताना कि उसने मुझे एक दोस्त समझा। यह मुझे बहुत ज़ोर से लगा। इतनी ईमानदारी से किसी ने कभी मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो, हाँ, मैं उसे पसंद करता था। मुझे पसंद था कि वह अच्छी थी। मुझे पसंद था कि जब मैं पूरी तरह से बेवकूफ़ नहीं बन रहा था, तो उससे बात करना आसान था। मुझे पसंद था कि वह इतनी चिंतित और कमज़ोर हो सकती थी, लेकिन मेरे बेवकूफ़ी भरे चुटकुलों पर भी हंस सकती थी। लेकिन क्या मैं उसे पसंद करता था? नहीं, मैंने तय किया, और जवाब आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट महसूस हुआ। उस तरह से नहीं। यह एक रोमांटिक चीज़ नहीं थी। कम से कम मेरे लिए तो नहीं। मैं अभी भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि उसका दोस्त कैसे बना जाए। इससे ज़्यादा कुछ भी, बस बहुत ज़्यादा था। यह जटिलता का एक ऐसा स्तर था जिसके लिए मैं तैयार नहीं था। मैं अभी भी वह लड़का था जिसने सोचा था कि अकेले रहना ज़्यादा सुरक्षित है। उसे दूर धकेलना काफ़ी मुश्किल था। मेरे सभी हालिया आघात के केंद्र में लड़की पर क्रश करने की ओर सीधे कूदना एक भयानक विचार जैसा लगा। वह एक इंसान थी जिसके बारे में मैं परवाह करना शुरू कर रहा था। एक दोस्त, शायद, ये भी सुनिश्चित करने के लिए बहुत जल्दी था। नहीं, यार, मैंने आखिरकार कहा, मेरी आवाज़ धीमी थी। यह उस तरह से नहीं है। राजेश पीछे झुक गया, निराश दिख रहा था। वह जो रसदार गपशप की उम्मीद कर रहा था, वह नहीं थी। तुम्हें यकीन है? उसने दबाया, उसकी आंखों में वह चुगली भरी चमक वापस आ गई थी। क्योंकि जिस तरह से वह तुम्हें ऊपर उठाते समय तुम्हारी ओर देख रही थी, वह सिर्फ दोस्त वाली नज़र नहीं थी। वह बस चिंतित थी। मैंने अपना जबड़ा सहलाते हुए कहा, मुझे अभी अभी चेहरे पर मुक्का मारा गया था, याद है? उद्धरण चिन्ह। हाँ, लेकिन घंटी की तीखी आवाज़ ने उसे काट दिया। ब्रेक खत्म हो गया था। घंटी ने बचा लिया। राजेश बुदबुदाया, हालांकि वह किसी भी चीज़ से ज़्यादा नाराज़ लग रहा था। वह खड़ा हो गया। ठीक है, यार, लेकिन अगर तुम अपना मन बदलते हो, तो तुम्हें मुझे पहले बताना होगा। मुझे ये चीज़ें जाननी होती हैं। वह मुस्कुराया और अपनी डेस्क पर वापस चला गया, मुझे मेरे विचारों के साथ अकेला छोड़ दिया। शिक्षक ने जीव विज्ञान के बारे में बात करना शुरू कर दिया, लेकिन मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। राजेश के सवाल ने मेरे दिमाग में एक छोटा सा छेद कर दिया था और अब वह बस वहीं बैठा था। क्या मैं उसे पसंद करता हूँ? मैंने जवाब दिया था, नहीं। और मुझे यकीन था कि मेरा मतलब यही था। लेकिन तथ्य यह है कि मुझे इसके बारे में इतनी मुश्किल से सोचना पड़ा, अजीब था। पहले, जवाब एक तत्काल, स्पष्ट नहीं होता। मैं उसे मुश्किल से जानता था। लेकिन अब मैं उसे जानता था। थोड़ा सा। मैंने उसकी डेस्क की ओर एक त्वरित नज़र का जोखिम उठाया। वह अपनी पाठ्यपुस्तक पर नीचे घूर रही थी, लेकिन मैं बता सकता था कि वह पढ़ नहीं रही थी। वह अपनी नोटबुक के हाशिए में कुछ बना रही थी, उसके सुनहरे बाल आगे गिर रहे थे और उसके चेहरे को छिपा रहे थे। ठीक तभी जब मैं नज़र हटाने वाला था, उसने अपना सिर ऊपर उठाया, जैसे वह मुझे महसूस कर सकती थी कि मैं उसे देख रहा हूँ। हमारी आंखें कक्षा के पार बस एक सेकंड के लिए मिलीं। ये 1000 गुना ज़्यादा अजीब था जब हमने पहले आंखें मिलाई थीं।
उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और फिर उसने इतनी तेजी से नज़र हटा ली जैसे वह जल गई हो। मैंने भी नज़र हटा ली। मेरा चेहरा अचानक गर्म महसूस हुआ। मैंने अपनी ही पाठ्यपुस्तक को जोर से घूरा, दुनिया में सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करने वाले छात्र होने का नाटक करते हुए। लेकिन मेरा दिल थोड़ा ज्यादा तेजी से धड़क रहा था। स्कूल का बाकी दिन पूर्ण यातना था। मैंने अपना सिर नीचे रखा, अपनी पाठ्यपुस्तक के पन्नों को घूरता रहा, लेकिन मैं एक भी शब्द नहीं पढ़ रहा था। मेरा दिमाग बस एक बड़ा उलझा हुआ गड़बड़ी था। हर बार जब शिक्षक ने कोई सवाल पूछा तो मैं सिकुड़ जाता, ये सोचकर कि वह मुझे बुलाने वाला है। हर बार जब कोई फुसफुसाता तो मुझे यकीन था कि वे मेरे जीवन के सोप ओपेरा के बारे में बात कर रहे थे। मैं उसे कमरे के पार महसूस कर सकता था। यह एक अजीब जागरूकता थी जो मुझे पहले कभी नहीं हुई थी। मुझे ये जानने के लिए देखने की ज़रूरत नहीं थी कि वह वहाँ थी, और ऐसा लगा जैसे हमारे दो डेस्क के बीच एक रस्सी कसकर खींची गई थी। हर कुछ मिनटों में मुझे ऊपर देखने की बेवकूफ़ी भरी इच्छा होती, ये देखने के लिए कि क्या वह मुझे देख रही थी, लेकिन मैंने हर बार इसका विरोध किया। बेवकूफ़ मत बनो, मैंने खुद से कहा। बस दिन गुजार लो। जब आखिरकार अंतिम घंटी बजी तो यह इतनी ज़ोर से थी कि मैं उछल पड़ा। ऐसा लगा जैसे एक शुरुआती बंदूक चल रही हो। मेरा एकमात्र लक्ष्य उस कमरे से बाहर निकलना था जितनी तेज़ी से मेरा थका हुआ शरीर मुझे अनुमति देगा। छात्र पहले ही अपने पैरों पर थे, कुर्सियां फर्श पर रगड़ रही थीं क्योंकि हर कोई अपने बैग पैक कर रहा था और दोपहर के लिए अपनी योजनाओं के बारे में बातें कर रहा था। मैं बस एक सेकंड के लिए वहां बैठा रहा, अराजकता को देखता रहा। यह मेरा मौका है, मैंने सोचा। जब हर कोई विचलित हो तो मैं फिसल सकता हूँ। मैं जितनी तेजी से कर सकता था उतनी तेजी से चला, जो बिल्कुल भी तेज नहीं था। अपनी पाठ्यपुस्तक को अपने बैग में धकेलने से मेरी पसलियों में तेज दर्द हुआ और मुझे रुकना पड़ा और धीमी सांस लेनी पड़ी। मैंने अपनी बैसाखियां पकड़ी जहां वे मेरी डेस्क से टिकी हुई थीं और धीरे धीरे खुद को अपने पैरों पर धकेल द छोटी ईया। हर हरकत में दर्द होता था, लेकिन मेरे अपार्टमेंट की शांति में घर जाने का विचार ही मेरी ज़रूरत की प्रेरणा थी। मैंने दरवाजे की ओर लंगड़ाना शुरू कर दिया। छात्रों की धारा में घुलने मिलने की कोशिश करते हुए मैंने अपना सिर नीचे रखा। मैंने निया को नहीं देखा। मैंने किसी को नहीं देखा। मैंने बस फर्श पर ध्यान केंद्रित किया। एक दर्दनाक कदम एक समय में मैं दालान में निकल आया और एक सेकंड के लिए मैंने सोचा कि मैं सच में बच निकलने वाला हूँ। दालान भरा हुआ था और शोरगुल वाला था, लोगों से भरा हुआ था जो अपने लॉकर की ओर भाग रहे थे या बाहर निकलने के लिए जा रहे थे। ये सही आवरण था। मैं चलता रहा, जितना हो सके भीड़ से गुजरता रहा। सामने के दरवाजे नज़र में थे, दोपहर की तेज़ रोशनी का एक आयत जो आज़ादी जैसा लग रहा था। मैं लगभग वहाँ था। मैं लगभग अपने चेहरे पर ताज़ी हवा महसूस कर सकता था। आर्यन, रुको! आवाज़ ने दालान के सारे शोर को काट दिया और मेरा पेट बस गुड़गुड़ाया। मुझे पता था कि वह कौन थी, बिना मोड़ भी। मैं किसी के दौड़ने की आवाज़ सुन सकता था, उनके पैरों की आवाज़ फर्श पर थपथपा रही थी, करीब और करीब आ रही थी। ओह भगवान के लिए, मैंने सोचा, एक सेकंड के लिए अपनी आंखें भींच लीं। बस मुझे घर जाने दो। मैं नहीं रुका। मैं दरवाज़ों की ओर लंगड़ाता रहा, नाटक करता रहा कि मैंने उसे नहीं सुना है। शायद अगर मैं बस बाहर निकल जाता तो वह हार मान लेती। आर्यन, उसने फिर से पुकारा। उसकी आवाज़ अब बहुत करीब थी और मैं सुन सकता था कि उसकी सांस फूल रही थी। रुको, कृपया! उद्धरण चिन्ह। एक हाथ ने मेरी बाँह पकड़ ली और मैं आखिरकार रुक गया क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं एक सेकंड के लिए उसकी ओर पीठ करके खड़ा रहा, ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या कहना है। मैं आखिरकार मुड़ा और वह ठीक वहीं खड़ी थी, दालान में दौड़ने से जोर से सांस ले रही थी। उसके सुनहरे बाल थोड़े बिखरे हुए थे और उसका चेहरा लाल था। तुम क्या चाहती हो, निया? मैंने पूछा, और मेरी आवाज़ जितनी मेरा इरादा था उससे ज़्यादा थकी हुई और नाराज़ निकली। उसने हवा का एक और घूंट लिया, अपना हाथ अपने सीने पर रखा। मैं बस मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दे सकती थी, उसने सांसों के बीच कहा। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद हम बस इस बारे में बात नहीं कर सकते। अध्याय 18। दोस्त। मैं बस उसे देख रहा था, भीड़ भरे दालान के बीच में खड़ी हुई। हम बस इस बारे में बात नहीं कर सकते, उसने कहा था, और मैं जानता था कि वह सही कह रही थी। लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। बात करने के लिए कुछ नहीं है,
मैंने कहा, मेरी आवाज़ धीमी और थकी हुई थी। ये सब बस बदतर होता जा रहा है। ये ठीक उसी तरह की चीज़ है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। हमें देखो। मैंने दूसरे छात्रों की ओर इशारा किया जो यकीनन हमें देखने के लिए धीमे हो रहे थे। गपशप की चक्की के लिए एक और दृश्य। तुम्हें यह नहीं करना चाहिए, निया, मैंने कहा आखिरकार उसकी आंखों में देखते हुए। तुम्हारा एक प्रेमी है। उसने अभी अभी तुम्हारे लिए मेरे चेहरे पर मुक्का मारा। दालान में मेरा पीछा कर। ना, शायद कोई अच्छी बात नहीं है। मैं उसे बचने का रास्ता देने की कोशिश कर रहा था। हम दोनों को बस दूर चले जाने और इसे खत्म करने का एक तरीका देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जिस पल मैंने राज का जिक्र किया, उसकी पूरी अभिव्यक्ति बदल गई। हताश, हांफती हुई नज़र एक और चीज़ से बदल गई, कुछ ज्यादा दुखद। उसने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया, फर्श पर नीचे देखते हुए। मेरा नहीं है, उसने कहा, और उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि दालान के शोर में मैंने उसे लगभग सुना ही नहीं। तुम्हारा क्या नहीं है? मैंने पूछा। उसने वापस मेरी ओर देखा और उसकी आंखें थकी हुई लग रही थीं। मेरा कोई प्रेमी नहीं है, उसने कहा। अब और नहीं, मैंने आज सुबह उससे रिश्ता तोड़ लिया, ठीक मेरे कक्षा से बाहर निकलने के बाद। शब्द बस मुझे लगे। रुको, क्या? उसने उससे रिश्ता तोड़ लिया? मैं बस वहां खड़ा रहा, अपनी बैसाखियों पर टिका हुआ, इसे समझने की कोशिश कर रहा था। ओह, मैं बस इतना ही कह पाया। जिस तरह से उसने ये कहा, वह विजयी या नाराज नहीं था। वह बस हारी हुई लग रही थी, जैसे वह किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रही थी जो अपरिहार्य थी। जैसे उसने सच में सोचा था कि वह सही है, और अब ये खत्म हो गया था। मेरे बेवकूफ़ी भरे ड्रामे ने उसका रिश्ता खत्म कर दिया था। मुझे एक पूर्ण घटिया इंसान जैसा महसूस हुआ। यह मेरी गलती है, मैंने सोचा। मैंने ये किया। मैंने उसके लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसने मेरे चेहरे पर नज़र ज़रूर देखी होगी, क्योंकि उसने एक छोटा कदम करीब लिया। मुझे माफ़ करना, उसने फुसफुसाया, उसकी आंखें अभी भी मुझ पर थीं। इस सब के लिए, तुम्हें मेरी समस्याओं में घसीटने के लिए। मुझे कल तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। ये ठीक है, मैंने कहा, अपना सिर हिलाते हुए। ऐसा लगा जैसे मेरा गला कसा हुआ है। तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं ही बेवकूफ़ बन रहा था। मुझे ही सब कुछ के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, मैंने सोचा। हम बस कुछ सेकंड के लिए अजीब चुप्पी के एक कोने में खड़े रहे जबकि बाकी स्कूल हमारे चारों ओर बह रहा था। वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे वह मेरे फिर से भाग जाने का इंतज़ार कर रही थी, और मैं उसे देख रहा था कि मैंने कुछ दिनों के अंतराल में की पूरी जिंदगी कैसे बिगाड़ दी थी। मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। उसने अभी अभी मुझे जो बताया था उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी जो मुझे एहसास नहीं हुआ था कि मैं पकड़े हुए था। अब मैं कैसे ना कह सकता था। उद्धरण, ठीक है, मैंने कहा, मेरी आवाज़ मुश्किल से फुसफुसाहट थी। हम बात कर सकते हैं। राहत उसके चेहरे पर छा गई। यह इतनी स्पष्ट थी कि मेरे सीने में दर्द होने लगा। सच में? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन यहाँ नहीं। मैंने अपनी एक बैसाखी से मुख्य दरवाज़ों की ओर इशारा किया। उसने वापस सिर हिलाया, उसके चेहरे पर एक छोटी, दुखद मुस्कान थी। हम एक साथ बाहर निकलने की ओर चलने लगे। मैं लंगड़ाता रहा और वह मेरी धीमी, अजीब गति से ताल मिलाती रही। किसी ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। चुप्पी आरामदायक नहीं थी, लेकिन ये पहले जितनी तनावपूर्ण भी नहीं थी। ये बस भारी महसूस हुई। हम बहुत कुछ कहने वाले दो लोग थे और हम में से किसी को नहीं पता था कि कहाँ से शुरू करें। हम आखिरकार बाहर दोपहर की हवा में निकल आए। मैं बस सांस लेते हुए एक सेकंड के लिए रुक गया। क्या तुम घर जा रहे हो? उसने पूछा, उसकी आवाज़ नर्म थी। मैंने सिर हिलाया। हाँ, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? उसने पूछा। मेरा घर भी उसी रास्ते पर है। मैंने बस उसकी ओर देखा। मुझे लगता है कि यह सच में हो रहा है, मैंने सोचा। ज़रूर, मैंने कहा, और इसलिए हम स्कूल से दूर फुटपाथ पर अगल बगल चलने लगे। मेरे बैसाखियाँ मेरे हर कदम के साथ यह धीमी, रगड़ने वाली आवाज़ करती थीं, और एक मिनट के लिए ये हमारे बीच एकमात्र शोर था। चुप्पी भारी महसूस हुई, और मुझे इसे तोड़ने के लिए क्या कहना है, पता नहीं था। तुम उस लड़की से क्या कहते हो जिसका रिश्ता तुमने अभी अभी उड़ा दिया? मैंने सोचा। मेरा दिमाग पूरी तरह से खाली था। मैंने उसकी ओर देखने का जोखिम उठाया, और वह बस सीधे आगे घूर रही थी, बिना किसी शिकायत के मेरी अजीब गति से ताल मिला रही थी।
माफ़ करना कि इसमें हमेशा के लिए लग रहा है, मैंने आखिरकार कहा, ज़्यादातर इसलिए कि मैं अब और चुप्पी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये चीज़ें गति के लिए नहीं बनाई गई हैं। उसने सिर हिलाया, मेरी ओर नहीं देखते हुए। ये ठीक है, उसने कहा, उसकी आवाज़ अभी भी बहुत धीमी थी। मुझे कोई जल्दी नहीं है। उसके ऐसा कहने से मुझे और बुरा लगा। हम चलते रहे और हर कदम के साथ मेरी पसलियों में एक तेज़ दर्द होता था। मैंने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, बस आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन समान रूप से सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। ये काम नहीं कर रहा है, मैंने सोचा। जब ऐसा महसूस होता है कि मेरा पूरा पक्ष आग पर है तो मैं सीधा नहीं सोच सकता। सुनो, एक सेकंड रुको, मैंने कहा, मेरी आवाज़ थोड़ी तनावपूर्ण निकली। मैं रुक गया और अपनी बैसाखियों पर जोर दिया, एक धीमी, सावधान सांस ली जिसने दर्द में कोई मदद नहीं की। वह मेरे साथ रुक गई, अपनी आंखों में चिंता के साथ मेरी ओर मुड़ी। क्या तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। हाँ, मैंने अपना सिर हिलाया, खुद से निराश होकर। मुझे माफ़ करना, मैं वास्तव में एक ही समय में चल और इस सब के बारे में बात नहीं कर सकता। मेरी पसलियां मुझे मार रही हैं। मैंने एक परिचित गली की ओर सिर हिलाया। पार्क ठीक वहीं है। क्या हम क्या हम जाकर बैठ सकते हैं? ओह मेरे भगवान, ज़रूर, उसने तुरंत कहा, उसकी अभिव्यक्ति नरम पड़ गई। मुझे बहुत अफसोस है, मैं सोच भी नहीं रही थी। हाँ, चलो बैठते हैं। हम गली में मुड़ गए और उसने सहज रूप से अपनी गति को और भी धीमा कर दिया, जैसे उसे डर था कि मैं गिर न जाऊं। यहाँ बहुत शांत था, जो एक राहत थी। हमें एक बेंच आसानी से मिल गई और मैंने सावधानी से खुद को उस पर नीचे उतारा। एक लंबी आह भरी जैसे ही मेरे पैरों से दबाव हटा। मैंने अपनी बैसाखियां अपने बगल में रख दीं, मेरे हाथ प्रयास से थोड़ा कांप रहे थे। नया बेंच के दूसरे सिरे पर बैठ गई, हमारे बीच अच्छी खासी जगह छोड़ दी। वह अपनी गोद में अपने हाथों को मरोड़ रही थी। मैंने बस एक सेकंड के लिए उसे देखा। तो मैंने कहा, क्योंकि किसी को तो शुरू करना था। तुमने सच में उससे रिश्ता तोड़ लिया? उद्धरण चिन्ह। उसने सिर हिलाया, अभी भी अपने हाथों को देख रही थी। हाँ, ये काम नहीं कर रहा था। ये कुछ समय से काम नहीं कर रहा था, सच में। उसने आज जो किया वह बस आखिरी तिनका था। उसने आखिरकार मेरी ओर देखा। ये तुम्हारी गलती नहीं थी, आर्यन। मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा सोचो। यह मेरी गलती जैसा लगता है, मैंने ईमानदारी से कहा। अगर मैं चीज़ों के बीच में नहीं आता, तुम किसी चीज़ के बीच में नहीं आए, उसने बाधित किया और उसकी आवाज़ अब थोड़ी मजबूत थी। वह आया और मेरे दोस्त आए। तुम बस वहाँ थे। हम फिर से 1 मिनट के लिए शांत रहे। मैंने सोचा कि उसने कल दालान में मुझ पर क्या चिल्लाया था, उसके दोस्तों ने उसे कैसे मजबूर किया और उसे इससे नफरत थी। मुझे कल मैंने जो कहा उसके लिए माफ़ करना, मैंने धीरे से कहा। अफवाहों और उन सब बातों के बारे में ये कहने के लिए एक घटिया बात थी। मुझे नहीं पता था। मैं रुक गया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उस वाक्य को कैसे पूरा करूं बिना और भी बड़ा बेवकूफ़ लगे। ये ठीक है, उसने एक छोटी आह के साथ कहा। तुम वैसे भी थोड़े सही थे। मेरी वह प्रतिष्ठा है। मुझे बस इससे सच में नफरत है। मैं समझता हूँ, मैंने कहा। मेरा मतलब है, मैं सच में नहीं समझता, लेकिन मुझे तुम पर यकीन है। एक छोटी सी मुस्कान एक सेकंड के लिए उसके होठों को छू गई, लेकिन उतनी ही तेजी से गायब हो गई। तुमने कहा था कि तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हारे बारे में फुसफुसाएं, उसने मेरी ओर से देखते हुए कहा। मुझे अफसोस है कि मैं ये सब तुम्हारे पास लाए। यह आखिरी चीज़ थी जो मैं करना चाहती थी। ये ठीक है, मैंने कहा, भले ही ऐसा नहीं था। मुझे लगता है कि मैं लोगों से निपटने में बहुत अच्छा नहीं हूँ। मैं भी नहीं, उसने स्वीकार किया और इससे मुझे आश्चर्य हुआ। मैं सच में नहीं हूँ। मैं बस ढोंग करती हूँ। मैंने उसकी ओर देखा, सच में उसकी ओर देखा, बेंच के दूसरे सिरे पर बैठी हुई। स्कूल की एक लोकप्रिय लड़की, और वह भी वैसा ही महसूस करती थी जैसा मैं करता था। यह एक अजीब विचार था। खैर, मैंने कहा, मेरे अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान बन रही थी। तो तुम मुझसे कहीं बेहतर अभिनेता हो। वह वास्तव में उस पर हंसी, एक सच्ची, वास्तविक हंसी। ये पहली बार था जब मैंने उसे अस्पताल में थे तब से सुना था, और इसने मेरे सीने में उस तंग भावना को बस थोड़ा सा ढीला कर दिया। धन्यवाद, मुझे लगता है, उसने कहा, अभी भी मुस्कुरा रही थी। तो
क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? मैंने उसकी ओर देखा। फिर से शुरू करें? मैंने सोचा, इसका मतलब क्या है? मुझे पता है कि मैंने तुम पर चिल्लाकर चीज़ें बिगाड़ दी और तुमने बेवकूफ़ बनकर चीज़ें बिगाड़ दी, उसने कहा और उसकी मुस्कान अब थोड़ी छेड़छाड़ वाली थी। लेकिन क्या हम बस वह सब भूल सकते हैं और बस दोस्त बन सकते हैं? उसने ये शब्द ऐसे कहा जैसे वह इसे आज़मा रही हो, जैसे उसे यकीन नहीं था कि यह इस्तेमाल करने के लिए सही शब्द है। मैंने इसके बारे में सोचा। मैंने सारे ड्रामे, दर्द और अजीबपन के बारे में सोचा। लेकिन फिर मैंने उससे बात करने के बारे में सोचा, ये कितना आसान था। मैंने उसके मेरे बेवकूफ़ी भरे चुटकुलों पर हंसने के बारे में सोचा। हाँ, मैंने कहा, और यह शब्द सही लगा। चलो दोस्त बनते हैं। अध्याय 19। फिर से अजीब। दोस्त शब्द हमारे बीच हवा में एक पल के लिए लटका रहा। ये जटिल नहीं होना चाहिए, मैंने सोचा। शायद ये बस यही हो सकता है। मेरे सीने पर उस भारी वजन का एहसास जो कई दिनों से था बस उठ गया। वह सारी ज़्यादा सोचना, अफवाहों और बाकी सब क्या सोचते हैं, इसकी सारी चिंता बस फीकी पड़ गई। मैंने उसकी ओर देखा। वह अभी भी वह छोटी शर्मीली मुस्कान मुस्कुरा रही थी। वह बस एक पार्क बेंच पर बैठी एक लड़की थी, न कि कोई लोकप्रिय लड़की जिससे मुझे डरने की ज़रूरत थी। इसलिए मैंने बस बात करने का फैसला किया। कोई बड़ी योजना नहीं, ये पता लगाने की कोशिश नहीं कि क्या कहना सही है, बस बात करना। तो मैंने शुरू किया और उसने मेरी ओर देखा, थोड़ा हैरान होकर। उस दिन कार के साथ तुमने ईयरबड्स पहने थे। उसकी मुस्कान थोड़ी लड़खड़ाई और उसने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं बस सोच रहा था, मैंने जारी रखा। तुम क्या सुन रही थी? उसने बस मेरी ओर पलक झपकाई, उसका सिर झुका हुआ था। वह शायद सोचती है कि यह एक अजीब सवाल है, मैंने सोचा। ओह, उसने कहा, फिर से अपने हाथों पर नीचे देखते हुए। ओह, बस कोई पॉप बैंड था। कुछ खास नहीं या कुछ भी। मैं बस उत्सुक हूँ, मैंने कंधे उचकाते हुए कहा। मैं हमेशा गेम साउंड ट्रैक और एनीमे ओपनिंग ही सुनता हूँ, इसलिए संगीत में मेरा स्वाद शायद तुम्हारे से ज़्यादा अजीब है। उससे उसे एक और छोटी हंसी आई, तनाव पूरी तरह से पिघल गया। एनीमे ओपनिंग? सच में? उसने पूछा। उसकी आवाज़ उस लड़की जैसी लग रही थी जिससे मैंने अस्पताल में बात की थी। अरे, कोशिश करने से पहले इसे मत ठुकराओ, मैंने मुस्कराने की कोशिश करते हुए कहा, हालांकि इससे मेरे जबड़े में थोड़ा दर्द हुआ। उनमें से कुछ सच में अच्छे होते हैं। ठीक है, ठीक है, उसने कहा, अभी भी मुस्कुरा रही थी। ये द ल्यूमिनियर्स नाम का एक बैंड था। क्या तुम उन्हें जानते हो? मैंने सिर हिलाया। नहीं, कभी नहीं सुना। वे थोड़े लोकगीत जैसे हैं, मुझे लगता है, उसने कहा। मेरी माँ उन्हें पसंद करती हैं, इसलिए मैंने सुनना शुरू कर दिया। छोटी ईया, यह आरामदायक है। वह अपनी माँ के साथ संगीत सुनती है, मैंने सोचा। ये कितनी सरल, सामान्य बात थी। मैं उसकी लोकप्रिय दोस्तों, सीमा और बबली को लोकगीत संगीत सुनते हुए कल्पना नहीं कर सकता था। तो तुम मज़े के लिए क्या करती हो? मैंने पूछा। तुम्हारी दोस्तों द्वारा ज़बरदस्ती डेट पर जाने के अलावा, मेरा मतलब है। मैंने तुरंत अंतिम भाग कहने पर अफसोस किया। फिर से मूड खराब करने का शानदार तरीका, बेवकूफ़। लेकिन उसने बस आह भरी और सिर हिलाया, हालांकि वह नाराज़ नहीं लग रही थी। ये ठीक है, उसने कहा। और ईमानदारी से, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती। मुझे पढ़ना पसंद है। क्या पढ़ती हो? मैंने पूछा, अब सच में उत्सुक था। ज़्यादातर फैंटेसी चीज़ें, उसने स्वीकार किया, थोड़ी शर्मिंदा दिख रही थी। तुम जानते हो, जैसे परियों, जादू और ऐसी चीज़ों के साथ। ये थोड़ा नीरस है। मैं सचमुच एनीमे संगीत सुनता हूँ, मैंने बताया। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को नीरस होने के लिए जज कर सकता हूँ। वह उस पर मुस्कुराए। तुम्हारे बारे में क्या? उसने पूछा। तुम एनीमे ओपनिंग सुनने के अलावा क्या करते हो? मैं बहुत सारे वीडियो गेम खेलता हूँ, मैंने कहा। और मैं मंगा पढ़ता हूँ। तो हाँ, लगभग नीरसता का समान स्तर। हम दोनों थोड़ा हंसे और पहली बार ये पूरी तरह से सामान्य महसूस हुआ। जैसे दो लोग बस बात कर रहे हों, न कि दो लोग किसी बड़े हाई स्कूल ड्रामे के केंद्र में हों। हम बस आर्यन और निया थे, एक पार्क बेंच पर बैठे हुए। तो उसने एक सेकंड के बाद कहा, उसकी आवाज़ थोड़ी झिझक वाली थी। क्या तुम्हारा चेहरा बहुत दर्द कर रहा है? मैं बेंच पर थोड़ा खिसका। इस हरकत ने मेरी पसलियों में एक हल्का दर्द भेजा।
उसका सवाल एक सेकंड के लिए वहीं लटका रहा। हाँ, मैंने आखिरकार कहा, अपने जबड़े को सावधानी से छूते हुए। यह अभी भी थोड़ा दर्द करता है। यह ज़्यादातर बस दुख रहा है, मुझे लगता है। मैंने मुस्कराने की कोशिश की, लेकिन यह ज़्यादातर एक मुंह बनाने जैसा लगा। मैं शायद एक हफ्ते तक सूप खाने वाला हूँ। ओह, ऐसा मत कहो, उसने कहा, उसकी आवाज़ नर्म थी। वह थोड़ा आगे झुकी, उसकी अपनी मुस्कान अब चली गई थी। यह मज़ेदार नहीं है, आर्यन। वह बेंच पर करीब आए, उस जगह को कम करते हुए जिसके बारे में मैं बस 1 मिनट पहले इतना जागरूक था। मुझे देखने दो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे वह अनुमति मांग रही थी लेकिन जवाब ब का इंतज़ार नहीं करने वाली थी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता या पीछे हट पाता, उसका हाथ पहले ही मेरे चेहरे की ओर उठ रहा था। मैं बस जम गया। उसकी उंगलियां मेरे जबड़े को छूते समय इतनी कोमल थीं, मुश्किल से ही उस पर कोई दबाव डाल रही थीं। वह क्या कर रही है? मेरे दिमाग ने चिल्लाया। उसका हाथ मेरे चेहरे पर है। वह बस मेरे चेहरे के किनारे को देख रही थी जहां राज ने मुझे मारा था। उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से गंभीर और केंद्रित थी। उसकी उंगलियों ने मेरे जबड़े की रेखा को छुआ, और मैं बस वहां बैठा रहा, पूरी तरह से स्थिर। मुझे लगता है कि मैंने सांस लेना बंद कर दिया था। ठीक है, शांत रहो, मैंने खुद से कहा। अजीब मत बनो, वह बस अच्छी बन रही है। लेकिन फिर वह थोड़ा खिसक गई, बेहतर देखने के लिए थोड़ा और करीब झुक गई, और अचानक उसका चेहरा ठीक वहीं था। बहुत करीब। मैं उसकी आंखों में रंग के छोटे धब्बे देख सकता था, और मैं उसी फलों वाले शैम्प बड़े ऊ की महक सूंघ सकता था। वह इतनी करीब है, मैंने सोचा। मेरा दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। बहुत बहुत करीब। मुझे कुछ कहना चाहिए था, शायद थोड़ा पीछे झुकना चाहिए था, लेकिन मैं हिल नहीं सका। ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा शरीर शॉर्ट सर्किट हो रहा था। वह बस मेरे जबड़े को देख रही थी, लेकिन मैं बाकी सब के बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक था। उसके बाल लगभग मेरे कंधे को छू रहे थे, और मैं उसके हाथ से गर्मी महसूस कर सकता था, हालांकि वह मुझे मुश्किल से छू रही थी। उसकी आंखें मेरे जबड़े से हटीं और मेरी आंखों से मिलीं। और बस ऐसे ही सब कुछ रुक गया। पाक, शोर, बाकी सब बस फीका पड़ गया। हम बस एक दूसरे को देख रहे थे, केवल कुछ इंच की दूरी से। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ऐसा लगा जैसे वह अचानक जाग गई हो और उसे एहसास हुआ हो कि वह क्या कर रही थी। उसने अपना हाथ वापस खींच लिया जैसे वह जल गई हो, उसका चेहरा सुर्ख लाल हो गया। वह इतनी तेजी से बेंच के अपने सिरे पर वापस भागी कि वह लगभग गिर गई। ओह मेरे भगवान, उसने हकलाया, मेरी ओर नहीं देखते हुए। वह अपनी गोद में अपने ही हाथों को घूर रही थी जैसे उन्होंने उसे धोखा दिया हो। मुझे बहुत बहुत अफसोस है, मैं सोच नहीं रही थी। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रही थी। मैं बस वहां बैठा रहा, हैरान, अभी भी अपनी त्वचा पर उसके स्पर्श का भूत महसूस कर रहा था। ये ठीक है, मैं कह पाया, हालांकि मेरी आवाज़ अजीब और कर्कश लग रही थी। नहीं, यह नहीं है, उसने सिर हिलाते हुए कहा। वह मेरे लिए बहुत अजीब था। मुझे बहुत अफसोस है, आर्यन। मेरा मतलब सच में तुम्हें असहज करना नहीं था। वह अभी भी मेरी ओर नहीं देखेगी। हमने अभी अभी जो आसान, दोस्ताना माहौल बनाया था, वह पूरी तरह से चला गया था, लाखों अजीब टुकड़ों में बिखर गया था। अब ये फिर से बस शांत था, लेकिन इस बार चुप्पी 1000 गुना बदतर थी। कॉन्वर्सेशन स्टार्टर। अब जब आप दोनों फिर से उस अजीब स्थिति में आ गए हैं, आपको क्या लगता है आर्यन को अब क्या करना चाहिए? क्या उसे इसे टालना चाहिए या फिर से चीज़ों को सामान्य बनाने की कोशिश करनी चाहिए? अध्याय 20, एक साथ अकेले रहना। हमारे बीच की हवा पूरी तरह से स्थिर हो गई। ठीक है, मैंने सोचा। यह अब अजीब है। ये निश्चित रूप से अजीब है। मैं बस वहीं बैठा रहा, मुझे यकीन नहीं था कि अपने हाथों का क्या करूं या कहाँ देखूं। मैंने बस अपने पैरों के सामने ज़मीन को घूरना शुरू कर दिया। चुप्पी बस खींचती चली गई, और ऐसा लगा जैसे अगर मैंने जल्द ही कुछ नहीं कहा, तो हम हमेशा के लिए ऐसे ही फंसे रहेंगे। अरे, मैंने आखिरकार कहा, मेरी आवाज़ थोड़ी कर्कश लग रही थी। ये सच में ठीक है। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, जिसने मुझे और ज़्यादा अजीब महसूस कराया। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा। चिंता मत करो। वह अभी भी अपनी गोद को देख रही थी, अपनी उंगलियों को एक साथ मरोड़ रही थी। मुझे अभी भी माफ़ करना, उसने कहा, उसकी आवाज़ सच में धीमी थी। मुझे नहीं पता कि मैंने वह क्यों किया।
मैंने बस चीज़ों को फिर से अजीब बना दिया। हाँ, तुमने लगभग कर ही दिया, मैंने सोचा, लेकिन मैं ज़ोर से यह कहने वाला नहीं था। मैंने एक सांस छोड़ी और इसे ठीक करने के लिए कुछ भी सोचने की कोशिश की। नहीं, तुमने नहीं किया, मैंने कहा, और शब्द बस बाहर आ गए। यह यह अच्छा रहा है, वास्तव में। इस तरह तुमसे बात करना। उसने आखिरकार अपने हाथों से ऊपर देखा और मेरी ओर देखा। मैं बस कह नहीं रहा हूँ, मैंने जारी रखा, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि यह सच था। मैंने सच में मुझे याद नहीं है कि आखिरी बार कब मैं बस बैठा और किसी से बात की। शायद सालों हो गए। मैंने उससे नज़र हटा ली, वापस ज़मीन पर देखा। यह अजीब लगा कि मैं उसके सामने या किसी के भी सामने ये स्वीकार कर रहा था। मैं आमतौर पर बस अकेला रहता हूँ, मैंने कंधे उचकाते हुए कहा। ये बस आसान है। वह एक लंबे पल के लिए शांत रही, और मैंने सोचा कि मैं आखिरकार उसे हमेशा के लिए डराकर भगाने में कामयाब रहा हूँ। हमें शायद जाना चाहिए, जैसा कुछ कहने वाला था, जब उसने आखिरकार बात की। मुझे लगता है कि मैं ये समझती हूँ, उसने धीरे से कहा। मैंने उसकी ओर फिर से देखा, हैरान होकर। तुम समझती हो? उसने सिर हिलाया, मुझे एक छोटी, दुखद तरह की मुस्कान दी। तुमने मेरी दोस्तों को पहले देखा? सीमा और बबली। ये हमेशा ऐसा ही होता है। ये सब इस बारे में है कि तुम किसे डेट कर रहे हो और तुम किन पार्टियों में जा रहे हो और तुम ऑनलाइन क्या पोस्ट करते हो। उसने आह भरी। मैं हर समय उनके साथ रहती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। मैंने बस सुना। मुझे नहीं पता था कि और क्या करना है। जब हम 1 मिनट पहले बात कर रहे थे, उसने जारी रखा, संगीत और किताबों और ऐसी चीज़ों के बारे में। वह अच्छा था। मैं उनके साथ उस तरह की चीज़ों के बारे में सच में बात नहीं करती। हम बस थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठे रहे, एक ऐसी चुप्पी में जो इस बार अलग महसूस हुई। अब यह अजीब नहीं था। खैर, मैंने कहा, मेरे चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान बन रही थी। तो हम एक साथ अकेले रह सकते हैं तब। वह वास्तव में उस पर हंसी, एक वास्तविक हंसी जिसने मुझे भी मुस्कुरा दिया। हाँ, उसने कहा, सिर हिलाते हुए। हाँ, मुझे वह पसंद आएगा। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ, बेंच के किनारे से अपनी बैसाखियां पकड़ी। मेरी पसलियों में दर्द अभी भी था, लेकिन अब यह उतना बुरा नहीं लग रहा था। मुझे शायद घर जाना चाहिए, मैंने कहा। मेरे माता पिता जल्द ही फ़ोन करने वाले हैं और मुझे शायद जवाब देने के लिए वहाँ होना चाहिए। ओह, ठीक है, उसने कहा, खड़ी होते हुए। ज़रूर। वह एक सेकंड के लिए झिझकी। तुम्हारे कोने तक तुम्हारे साथ चलूंगी, अगर वह ठीक है। हाँ, मैंने कहा, मेरी अपनी मुस्कान थोड़ी और चौड़ी होती हुई महसूस हुई। वह ठीक है। हम पार्क से दूर चलने लगे और एक सेकंड के लिए एकमात्र आवाज़ मेरे बैसाखियों की ज़मीन पर रगड़ने की थी। मैंने अपनी आंखें अपने सामने फुटपाथ पर केंद्रित रखीं, अपने पैरों और हाथों को बिना मेरे चेहरे पर गिरे एक साथ काम करन। एक ही कोशिश कर रहा था। बस सामान्य व्यवहार करो। वह बस एक इंसान है। लेकिन वह सिर्फ एक इंसान नहीं थी। ये निया वर्मा थी। वही निया वर्मा जिसे मैंने हमेशा कक्षा के पार से देखा था, जो अपनी लोकप्रिय दोस्तों से घिरी रहती थी। और मैं उसके बगल में चल रहा था। तो उसने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, देव सर के लिए वह असाइनमेंट, क्या तुमने उसे पूरा कर लिया? मैं लगभग लड़खड़ा गया। वह मुझसे होमवर्क के बारे में पूछ रही है। मैंने सोचा, हम बस होमवर्क के बारे में बात करने वाले हैं। उद्धरण। ओह, हाँ, मैंने कहा, अपनी आवाज़ को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। मैंने इसे कुछ दिन पहले किया था, इससे पहले कि तुम जानती हो। ओह, ठीक है, उसने कहा। मुझे आज रात अभी भी आखिरी 2 सवाल करने हैं। मुझे उनके असाइनमेंट से नफरत है, वह हमेशा बहुत अस्पष्ट होते हैं। ये पूरी तरह से पागलपन है, मैंने सोचा, जैसे ही मैं लंगड़ाता रहा। 1 हफ्ते पहले, मैं एक दार्शनिक होने का नाटक कर रहा था और सड़क पर मरने के लिए तैयार हो रहा था। अब मैं उस लड़की के साथ इतिहास के होमवर्क के बारे में बात कर रहा हूँ जिसे मैंने बचाया था। मैं जानता हूँ तुम्हारा क्या मतलब है, मैंने कहा। वह आधे समय तुम्हारा दिमाग पढ़ना चाहता है। बिल्कुल, उसने कहा, और मैं उसकी आवाज़ में मुस्कान सुन सकता था। जैसे एथेंस पर आर्थिक प्रभाव के बारे में वह सवाल। वह हमसे क्या लिखना चाहता है? उद्धरण चिन्ह। मुझे वास्तव में उसका जवाब पता था। इतिहास उन विषयों में से एक था जो मेरे लिए बस मायने रखता था। वह शायद अनाज शिपमेंट के बारे में बात कर रहा है। मैंने कोशिश करते हुए समझाया कि मैं सब कुछ जानने वाला न लगूं।
और युद्ध ने दूसरे शहर राज्यों के साथ उनके व्यापार मार्गों को कैसे बिगाड़ दिया। मैंने उसकी ओर देखा और वह इस हैरान अभिव्यक्ति के साथ मेरी ओर देख रही थी। ओह, उसने कहा, एक सेकंड के लिए रुक गई। वह वास्तव में ज्यादा मायने रखता है। मैं बस सैनिकों पर बहुत पैसा खर्च करने के बारे में लिखने वाली थी। खैर, वह भी उसका हिस्सा है, मैंने कंधे उचकाते हुए कहा। मैं निया वर्मा को होमवर्क समझा रहा हूँ, मेरे दिमाग ने दोहराया। मेरे जीवन के साथ क्या हो रहा है? धन्यवाद, आर्यन, उसने 1 मिनट बाद कहा। तुम वास्तव में बहुत होशियार हो, है ना? उद्धरण चिन्ह। सवाल ने मुझे अचंभित कर दिया। मैं नहीं, मैंने बस अध्याय पढ़ा, बस इतना ही। नहीं, सच में, उसने जोर दिया। तुमने अस्पताल में लगभग 20 मिनट में वह केमिस्ट्री टेस्ट कर लिया था। हर कोई उसके बारे में बात कर रहा था। वे थे, मैंने सोचा, लोग मेरे एक टेस्ट पास करने के बारे में बात कर रहे थे। यह एक नया था। हम उसके बाद थोड़ी देर के लिए एक आरामदायक शांति में चले। यह मेरी गली है, मैंने आखिरकार कहा, कोने पर रुककर और अपनी एक बैसाखी से इशारा करते हुए। ओह, उसने कहा, मेरे बगल में रुकते हुए। ठीक है। एक छोटा सा ठहराव था और 1 सेकंड के लिए मैंने सोचा कि यह फिर से अजीब होने वाला है। खैर, उसने कहा, एक पैर से दूसरे पैर पर वजन बदलते हुए। ओह, तुम्हें कल स्कूल में मिलूंगी तब। उद्धरण चिन्ह। हाँ, मैंने कहा, मेरे चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान बन रही थी। कल मिलते हैं। उसने वापस मुस्कुराया, फिर मुड़ी और गली में चलना शुरू कर दिया। मैं 1 सेकंड के लिए वहीं खड़ा रहा, बस उसे जाते हुए देखता रहा। मैं कल निया से मिल रहा हूँ, मैंने सोचा। एक दोस्त के तौर पर। यह विचार अभी भी मेरे लिए पूरी तरह से जंगली था। कॉन्वर्सेशन स्टार्टर। अब जब आर्यन और निया ने दोस्ती की एक नई शुरुआत कर ली है, आपको क्या लगता है कि स्कूल में उनकी इस नई समीकरण को लोग कैसे लेंगे? क्या राजेश और उसके दोस्त इसे आसानी से स्वीकार करेंगे?